इमार का स्टॉक 17% नीचे गया हुआ है, हो सकता है इमार का स्टॉक अभी आगे जाकर बाउंस बैक करे, एक अच्छी न्यूज आ जाएगी ना, वो दोबारा से वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो रियल एस्टेट इंडेक्स के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि वो रियल एस्टेट इंडेक्स जो है ना वो 20% नीचे चला गया है। सो इट्स ऑल अबाउट इमार का स्टॉक या अल्दार का स्टॉक या इस तरह की जो मेजर कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स की कंपोजिशन है वो, क्योंकि 20% नीचे लेके जा रहा है। एक अच्छी न्यूज के ऊपर वो अगेन 5% एवरी डे ऊपर जाएगा, तो फिर वो दोबारा से वापस चला जाएगा। ये जो रियल एस्टेट इंडेक्स है ये एक साल के अंदर 40% ऊपर गया है। जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो 40% तो ऊपर नहीं गई है। सो अगर वो 20% नीचे आया है तो वो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। इंडेक्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर लेट्स से 20% नीचे गया है, इसके पीछे जो कोलैटरल है वो तो प्रॉपर्टीज, तो क्या नहीं, उस नहीं अच्छा, उसके पीछे इमार जैसी कंपनी है, उसके पीछे अल्दार जैसी कंपनी है, उसके पीछे ड्रेक एंड स्कल जैसी कंपनी है, उसके पीछे यूनियन प्रॉपर्टी, तो बेसिकली रियल एस्टेट की कंपनीज हैं। बट इमार की प्रॉपर्टीज के अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं एग्जैक्टली। तो असल में जो मिसिंग पीस था ना उसमें यही था कि लोग ये समझते थे कि अगर इंडेक्स इतना फॉल कर रहा है दैट मींस जो इसके पीछे कोलैटरल है वो प्रॉपर्टीज है। काफी अरसे से बात सुन रहे थे कि मार्केट की करेक्शन होने वाली है, जस्ट गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ दैट इन सम शेप एंड फॉर्म, वेयर स्क्वायर मीटर के जो रेट्स अभी चल रहे हैं वो थोड़ी सी एक कैलिब्रेटेड अमाउंट पे चलेंगे, एंड देन इट माइट जस्ट नॉट रीच द पीक एज इट इज राइट नाउ, बट इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कैच अप। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। दिस इज आवर स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हम आज जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जीसीसी कंट्रीज में उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने की हुई हैं इस रीजन में या स्टॉक्स में या किसी की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कोई किसी बिजनेस के ट्रांजिशन में है, तो उस पर हम थोड़ा सा टच बेस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात हैं, अनकंफर्टेबलनेस है, एंग्जाइटी है कि भाई क्या हम सब कुछ बेच बाच के यहाँ से भाग जाएं, सेल कर दें सब चीज़ें, या वहीं रहें या इन्वेस्टेड रहें, और रहें तो अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए आगे गोइंग फॉरवर्ड। यानी कि अभी तो ऑफ कोर्स एक केओस है, यानी कि काफ़ी लोग परेशान हैं, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर अगर आप जाते हैं तो हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हर नेगेटिविटी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज हम उसमें बात करेंगे। हमारे पास 3 और गेस्ट हैं जो अपना अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, क्योंकि हम चारों जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, तो हम चारों का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, और उसमें से हम आपके लिए कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और आप इसको उस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, मैं सबका बारी बारी इंट्रो लेता हूँ। तो आई विल गो टू वली, यू फर्स्ट, एक छोटा सा इंट्रो दे दो और फिर हम उसके बाद इहाब और मुज़िमा की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वली हियर। मेरे साथ यासीन अक्सर कोलैबोरेट करते हैं वीडियोस के अंदर। सो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, आई टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी ऑन दिस ऑन माय चैनल बेसिकली। सो आई एम बेस्ड इन यूएई। तो यहाँ पर मैं इनफैक्ट यासीन तुमसे भी पूछूंगा कि जो वेस्टर्न मीडिया है, इनफैक्ट मैं कुछ अपनी स्टोरीज भी बताऊंगा जो यहाँ पर लोगों के साथ हुई हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे जो कि लेट्स से इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट में रह रहे थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम था। और वो इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंडियंस को, जो इंडिया वापस गए जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली पुश कर रही थी कि यहाँ जो भी चल रहा है वो मीडिया किस तरह से शो कर रहा है। तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि कनाडा में क्या परसेप्शन है इस वक्त, क्योंकि एक रिफ्ट हमेशा से रही है यूएई कनाडा के दरमियान, और थोड़ी सी लोग जो है ना, जो लोग माइग्रेट करते हैं यूएई फ्रॉम कनाडा, वो somehow look down upon, आप कह सकते हैं। सो वो मैं पूछूंगा कि किस तरह से न्यूज़ को परसीव किया जा रहा है। सो बाकी चीज़ें डेफिनेटली कंसर्निंग हैं बहुत ज़्यादा, बट आई वुड से अभी रमज़ान है, जैसे नॉर्मली होता है यहाँ पर। मैं अभी आ रहा था लेट नाइट, तो इस वक्त कम्प्लीटली ट्रैफिक जैम पैक था। सो वो उसी तरह की वाइब्स आ रही हैं जिस तरह की होती हैं, बट डेफिनेटली जो ऑफिस टाइमिंग होते हैं या स्कूल का टाइम होता है उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। तो ये हम जाते हैं दोबारा, मैं बारी बारी सबसे डिटेल्स पूछूंगा। पहले हम इंट्रो के राउंड पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम जो है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाते हैं। तो इहाब प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो, फिर हम मुस्लिम भाई से पूछते हैं। जी, थैंक यू यासीन, वली एंड मोहसिन, ग्रेट टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट अगेन। Been here in the Middle East for the last 21 years. Lived both in Dubai and in Doha, but predominantly in Doha for the last 18 years. So yeah, I'm looking forward to this discussion and probably learn a lot more, especially in the opportunities landscape. जो चीज़ें जो हो रही हैं वो तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर opportunities क्या है। तो looking forward to this interesting podcast and sharing my opinion as well. थैंक यू इहाब जी। मोहसिन भाई, आपको तो मेरे व्यूअर्स काफ़ी अच्छी तरह जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए नए लोगों के लिए। और आपकी काफ़ी एसोसिएशन है जीसीसी के साथ, खासतौर पे ओमान के साथ, और आज जो ओमान में इंसिडेंट हुआ है उस पर हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे।
सही है, सही है यार। मेरा तकरीबन आई थिंक 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है जीसीसी के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है। और पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा फोकस हमारा रहा है कि जो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो रही थी ऑयल रेवेन्यू से दूसरे रेवेन्यूज की तरफ, उस पर फोकस कर रहे थे। तो सारा फोकस हमारा रियल एस्टेट के ऊपर रहा है। हम बड़े एंक्शसली इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, स्टडी कर रहे हैं चीज़ों को। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा हूँ, जिसमें मैं कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी और कुछ बातें जो हमने कंक्लूड की हैं वो हम शेयर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू मोहसिन भाई। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा ये आपके साथ, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस पूरी वॉर के अंदर, जिसमें बहरीन एक है और कतर। बहरीन में मेरी खुद एक सिस्टर रहती हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी न्यूज़ पता चलती रहती हैं। और वहाँ पे काफ़ी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उन पे भी अटैक हुआ है, और काफ़ी जो लोकल जो शहरी हैं वो उसमें कुछ तो मर भी गए हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हैं। तो काफ़ी वहाँ पे एक केओटिक माहौल है। लेकिन कतर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ आपका काफ़ी टाइम गुजरा है कतर में, और आपको अच्छी तरह ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होगा। फिर आपने अभी रिसेंटली एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा हमें बताओ कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लोगों में कितना फियर है, कितनी रिलैक्सेशन है, क्या लोग वाकई में वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, या उनका जो व्यू है कतर के हवाले से वो वैसा ही है जैसे पहले था। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ऑडियंस को कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और फिर तुम उसको किस तरह से देख रहे हो जो तुम्हारा अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट हुआ है। हाँ यार यासीन, आई थिंक दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। हम लोगों ने जीसीसी स्टेट्स के अंदर इस तरीके के माहौल को कभी हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कभी दुबई में बिल्डिंग्स के ऊपर और मतलब कि डिफरेंट जगहों के ऊपर हो रहे हैं। कतर इन पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं, इट्स a very controlled kind of a space even today. अभी ऐसा नहीं हो रहा कि we are getting bombed haywire every space. There are particular locations that they are targeting every day, honestly, without I think a couple of days since all of this started कि silent days थे, वरना every day we are getting these notifications कि security risk has been elevated, और वो वहाँ से मिसाइल्स आते हैं and then they get intercepted, and hardly any actually land onto the ground. So I would say kudos to the people who are managing it here in Qatar. It's been done very, very professionally. But I have to also think from the other side that they might just not be going all crazy in terms of hurting Qatar as well. It's a very focused kind of an approach which is being intercepted by Qatar. कतर के शहरियों का क्या माहौल है? ऑब्वियसली दे आर एज शेकन एज एवरीबडी इन द जीसीसी, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा. कतर फॉर दैट मैटर इज मोर रिजिलियंट बिकॉज कुछ कपल ऑफ एपिसोड्स का फ्लेवर हमें रिसेंट पास्ट में मिला है. तो वी वर ओके अबाउट द फैक्ट दैट ओके ये पूरे कतर इतना छोटा सा है, एनी ब्लास्ट दैट इज हैपनिंग इंटरसेप्टेड within the air gets heard by everybody. इतना छोटी सी जगह है कि और वो इतना ज़्यादा impactful होता है, उसकी जो sound waves होती हैं वो windows and the shaking of the ground happens with every intercepted missile, and that also is not like good for the kids, for your mental state, and you feel that you're in a confined kind of, it's like COVID 2.0 for us all over again. Everybody's sitting home sheltered, not going to the offices, work from home, things getting delayed. रमदान था तो वैसे ही delayed था, तो अब हो गया, तो I think लोग ज़्यादा रमदान अच्छे तरीके से मना रहे हैं. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up.
So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो ये है, और तीसरी ये है कि obviously everybody is shaken, especially the Pakistani passport holder, and this is an interesting fact that I'll tell you. Now I know for all the families that have Pakistani passport, most of them that we hang around with went to the Saudi border as a full family. They had their Schengen or their US visa, then they were able to get a 1-year multiple visa for Saudi. It's like an hour's drive, but that entire journey takes you 4.5 hours, going, coming back, getting your stamps done, custom clearance, getting into Saudi, coming back. Why? Because Qatar के पास अगर एयर स्पेस बंद हो गई है, तो there is no other route that you can exit the country. If things go south and they go south really bad, then we all have to have an exit plan. You can't just be sitting and waiting for somebody to lift you up or some airspace to open. तो सब लोगों ने ये किया है. तो एक तो ये चीज होगी है. But at the same time, when I went to the border, I saw heaps of buses. A lot of foreigners, Westerners, were exiting Qatar, so they could get to Riyadh, airport, or maybe even Jeddah, wherever they could land a flight going back to their country. So they're pretty much, I think, more scared than us Pakistanis, to be honest, क्योंकि हमारी upbringing ऐसी हुई भी है कि we are able to manage these kind of scenarios much better. तो ये हो रहा है. And coming to the business aspects of things, so yes, for sure, things have slowed down. Things are going to take some time to get back. But I feel it's also an opportunity for us to, build up onto the things which we were running after in the midst of all of the chaos that was happening. तो हमें भी थोड़ा सा ज़रा time मिला है, team को भी time मिला है, and so I think it is going to take some time to pick up, but I see this as a positive thing for us as a venture. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स. और मुझे पता है कि हर किसी के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें इंसानी जानें भी जा रही हैं, और फिर जो मेंटल टॉर्चर मिल रहा है लोगों को वो भी अनडिफाइनेबल है. तो वली, अब मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ, और हमें दुबई के हवाले से थोड़ी सी इंसाइट्स हो कि वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, और जो वेस्टर्नर्स वहाँ रह रहे थे, क्योंकि दुबई तो एक तरह का एक वेस्टर्न हब ही रहा है काफ़ी अर्से से. तो वहाँ पे वेस्टर्नर्स का क्या उनकी क्या अप्रोच है? क्या वो भी छोड़ के जा रहे हैं, या दे आर रेजिलिएंट एंड दे वांट टू स्टैंड फर्म? अच्छा यार, मैं क्योंकि न्यूज़ तो इस वक्त तो आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस हेल होल ऑफ, खास तौर पे जो ट्विटर है उससे मैं दूर भागना चाहता हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न आप एक दफ़ा चले जाएं वो आपको जो है ना बस वो सक इन कर लेता है. सो मैं देख रहा था बहुत सारी न्यूज़ अपार्ट फ्रॉम दुबई. मैं कतर में भी देख रहा था, बहरीन की भी देख रहा था, कुवैत की भी देख रहा था. सऊदी की तो खैर इतनी न्यूज़ इसलिए नहीं आ रही कि वहाँ पर फॉर्चुनेटली कि इतना ज़्यादा कोई अटैक्स नहीं है वहाँ पर. बट एक चीज़ जो मैं देख रहा था, आई थिंक कतर वुड ऑल्सो लाइक इज़ इन द सेम लाइन जैसे यूएई, कि यूएई में मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हों वो किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो इन आइदर एशियन, आइदर वेस्टर्नर, आइदर लेट्स से लोकल. इवन लोकल्स को भी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अगर लोकल हैं तो आपको ज़्यादा कोई प्रेफरेंस मिल रही है फॉर शेल्टर और एनीथिंग. सो जो भी है वो सबके लिए सेम है. दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती है, आई हैवंट सीन एनी मेजर डिस्क्रिमिनेशन वाइल आई एम हियर. ऑफ कोर्स वो उनका मुल्क है तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, बट एज सच रोड के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन मिल रही हो या इस तरह की फैसिलिटीज़ में या इस तरह के इवेंट के अंदर कोई, या कोविड के टाइम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन मिली हो, ये हमने देख लिया ना. हमने अपनी लाइफ के अंदर 40-45
45 years, like I'm 45 now, so we all are 45 plus. So I think so. So वो उसके अंदर हमने ये देख लिया कि इतनी सारी जो इवेंट्स हुए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इस तरह से विटनेस नहीं किए, जिसमें वॉर हो गई, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर अभी रिसेंटली थी, जिसमें रशिया यूक्रेन भी हमने देखा, हमने कोविड देखा, हमने इसके अंदर फाइनेंशियल क्रंच देखा 2008 का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो इसमें मैंने जो यहाँ देखा है पिछले, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 2009 से हूँ, तो मैंने कोई एज सच किसी भी इवेंट के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। अब जहाँ तक बात है लोगों के एग्जिट की, तो जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने ये इतना नोट किया है कि 2-3 तरह से लोग जा रहे हैं। एक तो ये कि जो लोग स्ट्रैंडेड थे, ऑफ कोर्स जो लोग विजिटर्स थे, जो लोग टूरिस्ट थे, जो लोग ट्रांजिट के अंदर थे, वो तो ऑफ कोर्स जाएंगे ना। मतलब मैं अगर स्विट्जरलैंड में भी बैठा हूँ और कोई इस तरह का इवेंट आ जाता है कि फ्लाइट्स के ऊपर कोई कर्ब आ जाता है, तो मैं स्विट्जरलैंड से भी निकलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा, मैं इवन अगर मैं कराची का हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं कराची पहुंच जाऊं। मैं आई डोंट वांट टू कीप स्टैंडर्ड इन इवन स्विट्जरलैंड। सो यहां पर भी कोई लोग स्टैंडर्ड थे तो उनको टेक केयर की जा रही थी, और वो लोग फिर रिपैट्रिएट बाद में उनकी फ्लाइट्स हुई हैं। एक वो तरीके, एक कुछ इस तरह के लोग थे। कुछ लोग थे डेफिनेटली जो डरे हैं और वो गए हैं, लेकिन आई थिंक मैं किसी को नहीं जानता, और बहुत कम फ्रैक्शन में परसेंटेज हो सकती है जो लोग खुद से जो लोग रेजिडेंट थे वो गए हों। एक और क्लास इस तरह की थी जो कि लेट्स से उनकी फैमिलीज ने उनको पुश किया कि आपको वापस आना है। मैं 2-3 लोगों को जानता हूं जो इंडियंस थे। अब इंडियन मीडिया या इवन वेस्टर्न मीडिया वो इस तरह की चीज़ें पोर्ट्रे कर रहा था, जब लोगों को नहीं पता होता तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द प्रोपोर्शन चली जाती हैं चीज़ें। सो मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूं जो अपनी जॉब्स को छोड़ के गए, क्योंकि उनकी जॉब्स ने कहा था कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम विद इन यूएई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जाएंगे इस वक्त यहाँ से तो आपको फिर अनपेड लीव लेनी पड़ेगी, और अगर फंस गए आप बाहर तो फिर आपकी जॉब पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था पूछने के लिए कि जैसे मेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनका क्या होगा। सो आई टोल्ड देम कि इन्वेस्टमेंट्स और अकाउंट्स का तो कोई मसला नहीं है, बट वीज़ा अगर आपके जॉब के ऊपर है और अगर जॉब जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इवन देन वो छोड़ के गए जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली ने उनको पुश किया था। सो इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती हैं, जब मीडिया आपको इस तरह की चीज़ें दिखा रहा होता है, मीडिया बहुत कम इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है, और दुबई की स्पेशली दुबई की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेल करती है। अभी भी आप देख लें किस तरह से जो नेगेटिव न्यूज़ है वो एकदम से जो है ना वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाती है, चाहे वो उसमें कितनी भी एआई से रिलेटेड, एआई जनरेटेड कितनी वीडियोस हैं, कितनी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, न्यूज़ हैं जो कि आ रही होती हैं और आपको मतलब वो नॉर्मल डेज में नहीं पता चलता, बट पॉजिटिव चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा स्पेशली वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आई थिंक सेकंड या थर्ड डे जब ये वॉर स्टार्ट हुई है तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स को रिपैट्रिएट करना था, तो वहाँ से मैं न्यूज़ में ही देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पर यहाँ से जो A380s ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 फ्लाइट्स थी जो कि वापस जा रही थी, लेके लोगों को लेके जाना था उनको वापस, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची हैं तो वो खाली थे जहाज़। ऑलमोस्ट 150-200 लोग एक जहाज़ के अंदर थे, जो कि इट डजंट मेक सेंस फॉर A380 के इतने लोगों को लेके जाए। सो बाद में पता चला कि शायद कोई मिसमैनेजमेंट थी, लेकिन इवेंचुअली जो यहाँ पर लोगों ने बताया कि जो लोगों को जाने के लिए लिस्टेड भी थे वो गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हम यहाँ पर वी आर वेल सेटल्ड हियर, वी डोंट वांट टू लीव द कंट्री, और हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अभी भी तकरीबन कोई 25,000 ऑस्ट्रेलियंस हैं जो मैं स्टार्ट्स में देख रहा था यूएई के अंदर, उनमें से सिर्फ 1.5 से 2,000 ऑस्ट्रेलियन रिपैट्रिएट किए हैं। अब वो उनमें से रेजिडेंट्स कितने थे कितने नहीं थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं न्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ें थी वो मैं बता रहा हूँ। सो पॉइंट इज कि डेफिनेटली इट्स वेरी कंसर्निंग जो भी, हाँ, कि उसमें एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी है। तो जो वेस्टर्नर्स चाहे वो ब्रिटिश हो या कैनेडियन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, जो बहुत अर्से से अगर यूएई में रह रहे हैं और फिर वो किसी वजह से उनको जाना पड़ता है, एंड इफ़ दे आर स्टक देयर, तो फिर उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ऑस्ट्रेलिया बन जाती है। तो या जहाँ की भी होती है वो बन जाती है, कितना उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो वहाँ पे फंस जाते हैं फॉर एग्जांपल। सो आई वाज मैं किसी ट्विटर की एक ट्वीट देख रहा था, एक बंदे की ट्वीट देख रहा था, वहाँ पर उसने कहा था यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 150,000 पाउंड उसकी सैलरी है तो अगर आप उसको हायर एंड पे लेके चले जाएं, अगर उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो तकरीबन कोई आई थिंक ही मेंशन कि कोई 70,000 पाउंड्स मेरी जेब में आएंगे, बाकी सारे टैक्स में चले जाएंगे फ्रॉम वन वे और द अदर। और कंजर्वेटिवली भी अगर देखें तब भी जो है ना एटलीस्ट उसके
तकरीबन 50 to 60,000 पाउंड्स तो टैक्स में जाएंगे ही जाएंगे. सो अगर ये पॉइंट है तो आप देखें आपने कितना उसमें लॉस कर रहे हैं. मैं तो बल्कि ये कैलकुलेट कर रहा था कि अगर जो पॉइंट होता है ना कि यूके के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फ्री तो नहीं होती, खैर उसमें भी अच्छे खासे पैसे देने होते हैं. अगर एक साल के अंदर ही 50,000 पाउंड आप टैक्स में दे रहे हैं, सो इमेजिन कि आप कितने बच्चों की एजुकेशन जो है वो आप फंड कर सकते हैं जस्ट बाय सेविंग द टैक्स. सो जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि टैक्स में उनका सेव होता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग अभी मैं कुछ एक और प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर जो फेक न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से फैलती है. तो एक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल था, उसको मैंने देखा कि उसने बोला कि भाई यूएई ने कर्ब लगा दिए $100,000 से ऊपर की जो भी आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं बाहर, तो आप पे कैपिटल कंट्रोल आ गया. तो एक तरह की वही बात हो गई जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि आप पैसे नहीं भेज सकते बाहर, तो वो यूएई के नाम के ऊपर भी. तो उस पर बड़ा सीरियसली जितने भी यूएई की अथॉरिटीज़ थी मैंने उनको देखा कमेंट करते हुए, उनको रीट्वीट करते हुए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ना या नेगेटिव कॉनोटेशन होती हैं, इनको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए. और इसी वजह से जो आप सक इन करते हैं ना ट्विटर जैसी चीज़ के ऊपर, ग्रॉक से वेरीफाई कर रहे होते हैं या खुद वेरीफाई कर रहे होते हैं, वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस बन जाता है. आई वॉन्ट टू जस्ट टेक टाइम आउट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. और दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि ना वेस्ट में कुछ लोगों का एक नेगेटिव व्यू भी है दुबई के हवाले से, चाहे वो जेलसी हो या किसी और तरीके से हो, लेकिन उस तरह के लोगों की तरफ से भी काफ़ी नेगेटिव कंटेंट जो है दुबई और इन जनरल जीसीसी के हवाले से आया है कि भाई जो लोग जाना चाहते थे टैक्स बचाने के लिए, अब वही लोग पैसा खर्च करके जो है वापस आना चाहते हैं. इस तरह की बातें जो है वो काफ़ी हो रही थी. खैर अब हम बात करते हैं कि एक और पॉइंट में वो फिजिकल जो इसके अंदर सिनेरियो बना था ना कतर में, जैसे आपने कहा था कि कतर क्योंकि छोटा है उसके अंदर अगर कोई भी इमेजिन करो कतर कितना छोटा है एंड देन बहरीन कितना छोटा है. सो बहरीन के अंदर तो कुछ भी होगा तो कतर से आई बिलीव कि वो 120th तो होगा कतर का जो उसका साइज है. बट यूएई इज़ अ बिगर कंट्री. सो यहाँ पर अगर कुछ एक जगह होता है ना तो दूसरी जगह पता भी नहीं चलता. मतलब अगर दुबई में कोई चीज़ हो रही होती है तो शारजा में आवाज़ आना बहुत मुश्किल है उसकी. अबू धाबी में कोई चीज़ हो रही है तो दुबई में तो डेफिनेटली वो आवाज़ ही नहीं आएगी उसकी. सो इसलिए जो है वो थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है. बट कुछ चीज़ें हैं जो कि कंसनट्रेटेड हैं. एयरपोर्ट पर भी अटैक्स हुए हैं यहाँ पर. सो वो चीज़ें हैं अपनी जगह पर, बट जो उसका इम्पैक्ट है ना तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर एक साथ नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा डिस्पर्स्ड होता है. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. हमें याद है जब कराची में हालात ख़राब हुए थे शुरू में, तो एक जगह हालात ख़राब होते थे पूरा कराची बंद हो जाया करता था. शुरू की बात है. और फिर इवेंचुअली वो वक्त भी हमने देखा कि बहुत हालात ख़राब होते थे और आधा शहर बंद होता था, लेकिन बाकी जगहों पे पता ही नहीं चल रहा होता था कि अच्छा वहाँ हालात ख़राब है. ये वही है ना कि वो आपके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इतना उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं कि वो आपको नहीं पता चलता. तो ये तो ह्यूमन नेचर है, यूज्ड हो जाता है. अच्छा, अब ये हम बात करते हैं कि इस पूरे केओस के अंदर या मोहसिन भाई का तो इंट्रो कराया ही नहीं, या कर लिया था हमने मोहसिन भाई का इंट्रो. मोहसिन भाई का इंट्रो कर लिया था, लेकिन मोहसिन भाई की तरफ ही आ रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मोहसिन भाई के साथ मैंने काफ़ी कंटेंट क्रिएट किया है, खासतौर पे जो जीसीसी की रियल एस्टेट मार्केट है. और शुरू में हमने सारी अच्छी बातें कवर की, भाई ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, गोल्डन वीज़ाज आ रहे हैं, और फिर जो वेस्टर्न जो देसी लोग हैं वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका प्लान है वहाँ पर रिटायर होकर जाके रहने का. अब इस पूरी जंग के बाद क्या सिनारियो बनता है मोहसिन भाई कि आपकी बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन हो रही होगी अभी, ठीक है ना, तो उनकी जो ओपिनियन है क्या वो चेंज हुई है? जो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको क्या मिल रहा है उन लोगों से बात करके, और फिर जो आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं ओमान में फॉर एग्जांपल, जो बिल्डर्स या डेवलपर्स के साथ आपसे बात हो रही है, वो आपको क्या कह रहे हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी में आपको नजर आया कि क्या वाकई में ट्रांजेक्शन्स कम हो गई हैं, लोग क्या बेचना चाह रहे हैं या छोड़ के भागना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ द रियलिटी? यार अभी तो जिन से भी मेरी बात हुई है सब ने अच्छी बातें की हैं, और वो अच्छी बातें करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओमान इस वक्त तक लीस्ट अफेक्टेड है.
जो भी कुछ हुआ है वो दुकुम में सलाला में हुआ है। शुरू में भी किया था इन्होंने, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो किया नहीं है। फिर ये पता चला कि जी शायद वो आर्मी ने कर दिया होगा, उन्होंने उनको बताया नहीं होगा, तो थोड़ा गैप होगा उनके दरमियान। और अब दोबारा से हुआ है, आज हुआ है, आई थिंक सुबह भी हुआ था और फिर बाद में भी हुआ है। तो क्योंकि मस्कत में कोई चीज़ नहीं हो रही, मस्कत में कुछ हुआ नहीं है, तो वहाँ तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। जो चीज़ वो बता रहे थे वही बता रहे थे कि अब हमने पहली दफ़ा इतनी सारी तादाद में दुबई की गाड़ियाँ देखी हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें मॉल में नज़र आ रहे हैं, नए नए लोग। फिर यहाँ पे हमारा जो होटल्स हैं और एयरबीएनबी जो हैं वो फिलअप हो गए हैं। और तो इस वक्त ओवरऑल जो वहाँ का मतलब आज से पहले तक का, आज तो अच्छी खबर नहीं आई ना क्योंकि वहाँ हुआ है, तो इवन जो सुल्तान थे उन्होंने कॉल भी की है प्रेसिडेंट को आज, और नाराज़ भी हुए उनसे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ। तो ओमान में ये वाली सिचुएशन नहीं है। ओमान में वही वाली सिचुएशन है कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं इवैक्यूएशन के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर। और वो सबको पता है कि ओमान का रोल थोड़ा सा रहा भी इस रीजन में डिफरेंट है। तो उसकी वजह से भी जिस सिचुएशन में ओमान अभी है वो उस पॉलिसीज़ की वजह से है अपनी। बट एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग या फीलिंग आ रही है वो आ ये रही है कि अभी जो शिफ्ट आ रहा है ओवरऑल, उसमें उस सब के सब उसका हिस्सा बनेंगे उस शिफ्ट में, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और जब वो उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो पे सबके लिए रिजॉल्व होगा। ओमान को हम आइसोलेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि वो जीसीसी का पार्ट है। तो ये है ओमान की खबर। तो ये सिलसिला चल रहा है ओमान के अंदर। अच्छा, आपका फिर पॉइंट था लोगों का ना, कि लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, ये जैसे भी कह चुके हैं कि फर्स्ट टाइम हुई है। इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा और फिर देखना होगा कि ये आगे कहाँ जाएगी। जब तक कि आप बर्ड आई व्यू नहीं देखेंगे ना इसका, तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अब हम सब यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए और चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे पहले थी। लेकिन अगर आपका बर्ड आई व्यू होगा तो फिर आप नेविगेट कर सकेंगे कि अच्छा यार ये क्या हो रहा था पहले, अब क्या हुआ है और आगे ये किस तरह से इवॉल्व होगा। और जब वो चीज़ आपको पता चलेगी किस तरह से इवॉल्व होगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो फिर एक सर्टिनिटी आ जाएगी आपके पास कि ये होगा। क्योंकि ये तो सबको पता है कि इस मसले ने रिजॉल्व होना है। ये मसला ऐसे चल नहीं सकता। ये बहुत शायद आपको जब अजीब से लगे बात, जैसे पाकिस्तान के लिए भी मैं कह रहा था, मैं तो पहली दफ़ा होपफुल हुआ हूँ क्योंकि खान साहब ने ये बता दिया कि मसला क्या है। खान साहब से पहले हमें मसला नहीं पता था। अब ये वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब आउट ऑफ द, कहते हैं ना क्या, एलिफेंट इज आउट ऑफ द बैग नाउ, नॉट द कैट, द एलिफेंट इज आउट ऑफ द बैग। तो अब जिस सिचुएशन में भी ये जाएगा उसमें जो प्रॉब्लम है वो सबकी रिजॉल्व होगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को थोड़ा सा बर्ड आई व्यू करना पड़ेगा। ये जो रोज़ की खबर आ रही है इस पे वो नहीं रिलाई कर सकते और ना उन्हें करना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल करने की, वो अपने इमोशंस हैं। क्योंकि जिस तरह वली ने कहा कि इस वक्त इतना, और बेसिकली ये वॉर ही मीडिया की है। असल में ये वॉर किसकी है? मीडिया की वॉर है कि लोग किस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं। अब वो अगर आपने मीडिया को में इस तरह से कंटेंट डाल दिया है कि वो बड़ा अट्रैक्टिव कंटेंट है और आप बड़ा उससे कह रहे हैं कि हाँ ये ज़रूर ठीक होगा और आपके बिलीफ सिस्टम के साथ लगा हुआ है, तो आप डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस वक्त तो मेस है जो पूरा का पूरा मीडिया है। और मीडिया तो चलता ही बुरी खबर पर है, अच्छी खबर पे तो चल ही नहीं सकता। अगर अच्छी खबर बता भी देंगे तो लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये कोई अच्छी खबर हो सकती है। तो वो तो हमारा ट्रस्ट का हाल है। तो इसलिए ये कि ओमान में ओवरऑल सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि उस तरह का नहीं है जिस तरह का दुबई का और ये दोहा वगैरह का बता रहे हैं। बट मैं बहुत वो हूँ कि ये सिचुएशन बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी। एक चीज़ मैंने ये देखी है कि यूएई के अंदर जब भी कोई क्राइसिस आया है, हम अगर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से फाइनेंशियल क्रंच ऑफ 2008 और उसके बाद से लेकर जितने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऊपर नीचे के जो भी साइकिल्स आई हैं, फिर उसके बाद कोविड आया है,
फिर उसके बाद जो भी इश्यूज आए या छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं आपको नज़र आती हैं कि यार ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये विद इन कुछ वीक्स में आपको सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं. मतलब अगर मैं छोटी चीज़ों की बात करूँ या कोई बड़ी चीज़ आती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है. प्लस ये कि अगर सॉल्व ऑफ कोर्स कोविड जैसी चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं थी, बट हमने ये देखा था कि उसके अंदर कैसे उन्होंने मिटिगेशन की थी, और उसके बाद अब अगर नेक्स्ट पेंडेमिक आता है तो उसको कैसे वो डील करेंगे. तो अगर ये सिचुएशन आ गई है और इनको समझ में आ गया कि ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो नेक्स्ट टाइम उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, चाहे वो आपके वॉरफेयर के थ्रू हो, चाहे वो नेगोशिएशन के थ्रू, उनको पता होगा कि आप कौन सा चैनल यूज़ करना है नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरह का आता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री और एनी इस्टेब्लिशमेंट कि आपको ये थोड़ा सा उसके ऊपर रिलाय कर सकें कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट, क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखते हैं कि वहाँ पर रिपीटेडली सेम चीज़ हो रही होती है और आप उसको एड्रेस नहीं कर पाते. हमने ये यहाँ पर नहीं देखा. हमने ये देखा है कि रेन की एग्जाम्पल है, फ्लड की एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर उन्होंने फिर शुरू कर दिया उस काम को. उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आना है तो फिर वो किस तरह से उसको डील करना है. सिमिलरली ये भी जो चीज़ है इसके अंदर भी कोई ना कोई आगे एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ये इम्प्रूव हो सके. सो दिस इज व्हाट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें और उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसके सोल्यूशन के साथ एटलीस्ट दिस कंट्री कैन कम अप विद एंड द होल वाइडर रीजन एज वेल एट द सेम टाइम. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में ये है कि देखें बैक इन द डेज जितने भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट थे वो दे आर हैविंग अ बॉल राइट नाउ बिकॉज एवरीथिंग एंड्स अप बीइंग सो ट्रू राइट. ये बेसिकली एक पूरा प्लान होता है. बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी, नाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम अक्रॉस. तब से अगर आप देखें तो अगर कोई country is at war like since day one up until now is Israel and US, and they are just not relentlessly going about their plan. The good part is, and where things can go really really wrong, is that I feel that Russia and China is not going to let this happen, you know, because ऊपर का जो यूक्रेन वाला चक्कर भी हो रहा है वो भी इसी तरीके से हो रहा है कि जी NATO alliances हों ताकि you're closer to Moscow. Russia doesn't want that. Russia would not also want Iran, to fall down in any shape and form or have a regime which is favoring US. So उनके भी फेवर में है कि यार ये इसी तरीके से चलता रहे. तो ये जो सिचुएशन है ना, ये I don't see it resolving as previous episodes, because this is the best time I would say the US and the Israel had in the last 100 years to basically have this thing being rolled out in the shape and form it is being rolled out. So abhi things in this region are going to be destabilized for a long run, I feel, and then I also feel that this is going to become a new norm. Okay, so it is going to be like how for the last 3.5 years Ukraine and Russia are at war, and that's a new norm. कभी वो यहाँ पर आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कुछ डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ बीच में साइलेंट पीरियड्स हो जाएंगे, but it's not going to get resolved. This is what I feel. I feel that they're going to push the button really hard this time round in order to get over the line and have their people run the country, and whereas Iran is totally going to oppose it and Russia and China are going to support it. So it's going to be quite a long run for all of us here in the Middle East. And as far as what's going to happen with the Middle East for all of us, because it's going to be a new norm, I still feel that this is still going to be a place where your investments are going to go down for a certain period of time, but will bounce back exactly on how it bounced back in 2008 during COVID. It took 7 months to come back to the same level as it was before COVID, or even 2008, and then shot up again and again. They've made this country in such a way, and they run on the basis of tourism and security and safety. So they're also very vested. A lot of Irani investments are in UAE as well. So it's not a favorable situation for all of us and them, but yet I feel that this is going to stretch on for a extended period of time. It's not going to just simmer down in a week or two. अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं. देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो ऑफकोर्स वो चोरी हो सकता है. अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है. देन इट बिकम्स ए हैसल.
और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपकी गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके जरिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे annually, but in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. क्योंकि प्रॉब्लम बहुत पुरानी है ना, प्रॉब्लम नई नहीं है। अगर ये छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती तो शायद ये जिस तरह से पहले करते रहे, किया हुआ वापस चले गए, किया हुआ वापस चले गए, अब नहीं होगा ये वाला सिलसिला। अच्छा, इसमें, तो थोड़ा सा कुछ लेसन्स जो है ना, मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया था और कुछ लोग बहुत परेशान थे उसके अंदर। सो अगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइवर्सिफाइड रहें, और ये सबको पता है कि डाइवर्सिफाइड रहना है, बट इवेंचुअली लोग क्या करते हैं कि जब पहला घर लेते हैं तो वो उसके अंदर फुली इन्वेस्टेड होते हैं, इनफैक्ट लेवरेज्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कितने लोग देखे हैं जो अपने घर में इन्वेस्टेड थे, घर लिया उन्होंने और उसके अंदर लेट्स से ठीक है प्राइसेस भी बढ़ी हैं यहाँ पर, पिछले 3 साल के अंदर प्राइसेस बढ़ी। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, 4 मिलियन का घर था, 8 मिलियन का हो गया, 4 मिलियन भी ऑफ प्लान था, उसके बाद उसके अंदर कुछ उसने मॉर्गेज कर लिया। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने सिर्फ 2 मिलियन से ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे उसके अंदर, और उसके वो 8 मिलियन की इक्विटी बन गई थी। इक्विटी तो नहीं, मतलब इक्विटी तो शायद 6 मिलियन की होगी, बट वो जो एसेट था वो 8 मिलियन का हो गया था। बट ऑफ कोर्स अब वो थोड़ी सी प्राइस उसकी नीचे जाएगी, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज़ कि उसने और कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। सो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी लाइक अट्रैक्टिव प्लेस टू इन्वेस्ट, और मैं सबको बोल रहा होता हूँ अपने चैनल के ऊपर भी, इट्स नो ब्रेनर कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं पैसे, वहाँ पर भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए आपके पास। यूएई एक ऐसी जगह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि $100,000 की लिमिट लगा रहे हैं आपके पैसों को अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वंस इस तरह की चीज़ होती है तो वो लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर एक स्कार आ जाता है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो आपको बगैर कैपिटल कंट्रोल के इस तरह का कंट्री कोई और, मुझे नहीं पता कि बगैर टैक्स के कोई और कंट्री आपको नहीं मिल सकता, इस रीजन के अंदर एटलीस्ट नहीं मिल सकता। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास पूरा ऑप्शन होता है कि आप चाहे आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे आप यूके में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी बैंक अकाउंट खोलना चाहें, चाहे आपको कहीं से कोई कैपिटल कहीं से लेके जाना, चाहे आप विद इन पाकिस्तान आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा, आप यहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कैपिटल कंट्रोल बहुत आराम से हो रहा है, तो ऐसा कोई आपको जगह मिलेगी नहीं जितने आसानी से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। सो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ की है, अब मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 11-12 दिन हो गए हैं अब हमको इस वी आर इनटू दिस जो फियास्को चल रहा है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस थोड़ी बहुत तो नीचे जाएंगी। मैं अभी भी थोड़ी बहुत कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आप जब ये 8 दिन बाद एक दिन ऐसा आया था कि बिल्कुल काम सिचुएशन थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हमने खुद ही अज्यूम करना शुरू कर दिया था कि सब कुछ सही है, और मैं जिस तरह से लोगों से बात कर रहा था लोग बिल्कुल नॉर्मलाइज होने की तरफ चले गए थे, लेकिन फिर दोबारा से वो अटैक शुरू हो गए थे। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये नॉर्मलाइज होगा, बट लास्टिंग नॉर्मलाइज होगा, ये टेम्प्रेरी की बात नहीं कर रहा, लास्टिंग नॉर्मलाइज होगा, ये इट विल बाउंस बैक बेटर देन बिफोर, बट लास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ये पीस की टर्म्स क्या होंगी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नहीं कि दोबारा से वही चीज़ें शुरू हो जाएं, बट अगर थोड़ी सी भी टेम्प्रेरी रिस्पाइट आती है तो आप इमेजिन करें जो कैपिटल मार्केट्स हैं यहाँ की, एमआर का शेयर आई थिंक 17-18% डाउन हुआ है। तो अगर मैं उसको प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट करूं तो इस वक्त आपको हार्डली कोई 5 से 10% का कोई मिल जाए ना, आपको लेट्स से 5 से 10% एट मैक्स आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर डिस्काउंट आप कर सकते हैं, वो भी अगर आप चाहें कि आपको बेचना है। अदरवाइज इससे कम का अभी भी आपको, इवन इतना कुछ होने के बाद भी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये मिल रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर, एक अच्छी बात ये है यूएई की, मैं थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट लेकर आ जाऊं कि मैं जो अपना कंटेंट बनाता हूं यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए मुझको ऑलमोस्ट 4 लाइसेंसेस चाहिए।
क्योंकि एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी का कंटेंट है तो उसके ऊपर मुझे इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस चाहिए, तो वो मेरे पास है। इसके अलावा एक ई ट्रेड लाइसेंस चाहिए, जो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए ई ट्रेड लाइसेंस जो छोटे लेवल के ऊपर होता है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती है, उसके लिए आपको चाहिए। तो दूसरा लाइसेंस मेरे पास ई ट्रेड लाइसेंस है। तीसरा मेरे पास अब एक नया लाइसेंस आया है जो एडवर्टाइजर परमिट होता है। तो अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए काम करते हैं या किसी भी रेफरल बेसिस के ऊपर किसी के साथ काम करते हैं तो आपको एक एडवर्टाइजर परमिट भी चाहिए। तो वो 3 लाइसेंस ये है मेरे पास। चौथा, अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी के लिए बात करता हूं अपने चैनल के ऊपर तो मुझे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का क्यूआर कोड चाहिए होता है। तो ये 4 लाइसेंसेस हैं जो मैं खुद मेंटेन कर रहा होता हूं। प्रॉपर्टी वाला तो खैर मेरा जो स्टेट के जो लोग हैं, रियल एस्टेट के, वो लोग अरेंज करते हैं, बट आई नीड दोज 4 लाइसेंसेस। सो यू कैन इमेजिन कि कितना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। उस कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए भी अगर आप कोई लिस्टिंग करना चाहते हैं, लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरा अपार्टमेंट है, मैं उसको बेयूत पे या लेट्स से प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर लिस्ट करना चाहता हूं, तो अगर मेरा एजेंट है तो मुझे एजेंट को अपनी एनओसी देनी होती है कि मैं एनओसी दे रहा हूं कि वो लिस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो गलत लिस्टिंग करते हैं और उसको लो बॉल करते हैं। लेट्स से अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 6 मिलियन की डाल देंगे, 7 मिलियन की डाल देंगे, जस्ट टू स्पॉइल द मार्केट और गेट द लीड्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि आपको हर सूरत में ये आपके क्यूआर कोड्स होने चाहिए, अप्रूव्ड क्यूआर कोड्स होने चाहिए डीएलडी के थ्रू। अब होता क्या है कि अभी भी ये हो रहा है कि करूँगा वली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये था कि मैंने जब बेयूत में मैं सर्चिंग कर रहा था और मैं देखा कि ऑलमोस्ट सारी लिस्टिंग उसमें फेक थी। यानी कि लिस्टिंग मैं बता रहा हूँ ना, डाली भी है, लेकिन जब आप उससे बात करें वो कह रहा है वो ये प्रॉपर्टी तो चली गई, मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सो अब ये चीज़ें सारी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ओवररन हो जाती हैं। इसमें एक और पॉइंट इस तरह से है कि आप फर्ज करो मेरा अपार्टमेंट है, 1 मिलियन का अपार्टमेंट है, मैं चाह रहा हूँ उसको सेल करना या रेंट आउट करना। अब मैं अपने एजेंट को कहता हूँ, वो मेरा कोई दोस्त है, जानने वाला है, वो कहता है कि चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे एक लिस्टिंग ऐसी भी दे दें कि मैं उसको 8 लाख पे डाल दूँ या लेट्स से 750 पे डाल दूँ। इफ़ यू आर एग्रीइंग मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं उस बंदे को एक अलग से लिस्टिंग उसके लिए दे दूंगा। तो वो उसको उस तरह से करके अब वो लीड्स जनरेट करना शुरू कर देगा। अब जब लीड्स उसके पास आएंगी तो वो जाहिर सी बात है, मैं तो प्रॉपर्टीज को 1 मिलियन से कम की नहीं दूंगा, लेकिन उसके पास लीड्स आना शुरू हो गई और फिर वही बात करना शुरू करेगा कि अच्छा मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ। सो ये इस तरह से एक सर्कल चलता है। सो आपको जो लिस्टिंग नज़र आ रही है ना, अगर कोई सस्ती लिस्टिंग नज़र आ रही है, उसकी बेसिस पे मेरे पास काफ़ी लोग आए कि यार मैदान के एरिया में हमको जो है 2 बेडरूम 1.1 मिलियन का मिल रहा है। और ये तीसरे दिन ही मेरे पास आ गया था एक बंदा। मैंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, 1.1 मिलियन का आपको 2 बेडरूम मिल ही नहीं सकता, लेट अलोन के मैदान के एरिया में मिले आपको। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो डिसीव करने के लिए होती हैं। तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जब आप उसके अंदर रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली है क्या। तो करेंटली आपको 5 to 10% की डिस्ट्रेस डील्स मिल सकती हैं, बट नॉट मोर देन दैट टू अगर कोई सेल करना चाहेगा। सेल करना नहीं चाहेगा तो वो आपको कैसे मिलेगी? वो भी आपको नहीं मिलेगी। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये अभी की बात है, हो सकता है थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करे। एज आई सेड कि एमआर का स्टॉक 17% नीचे गया हुआ है, हो सकता है एमआर का स्टॉक अभी आगे जाकर बाउंस बैक करे। एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी ना, वो दोबारा से वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसका मतलब ये, वो रियल एस्टेट इंडेक्स के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि वो रियल एस्टेट इंडेक्स जो है ना वो 20% नीचे चला गया है। सो इट्स ऑल अबाउट एमआर का स्टॉक या अलदार का स्टॉक या इस तरह की जो मेजर कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स की कंपोजिशन है वो, जो कि 20% नीचे लेके जा रहा है। एक अच्छी न्यूज़ के ऊपर वो अगेन 5% एवरी डे ऊपर जाएगा तो फिर वो दोबारा से वापस चला जाएगा। सो क्योंकि अगर देखें तो ये जो रियल एस्टेट इंडेक्स है ये एक साल के अंदर 40% ऊपर गया है। सो 40% जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो 40% तो ऊपर नहीं गई है। 40% अगर 1 मिलियन की चीज़ 1.4 की तो नहीं हो गई है एक साल के अंदर। तो रियल एस्टेट इंडेक्स को अगर देखें तो वो एक साल के अंदर 40% ऊपर गया है। सो अगर वो 20% नीचे आया है तो वो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा, यहाँ मुझसे मेरा क्वेश्चन है वाली कि वो जो इंडेक्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर लेट्स से 20% नीचे गया है, इसके पीछे जो कोलैटरल है वो तो प्रॉपर्टीज़ ही है ना।
तो क्या नहीं उस जो नहीं 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 कंपनीज नहीं 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 अच्छा उसके पीछे एमआर जैसी कंपनी है, उसके पीछे हाँ अल्दार जैसी कंपनी है, उसके पीछे ड्रेक एंड स्कल जैसी कंपनी है, उसके पीछे यूनियन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, बट एमआर की प्रॉपर्टीज के अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं, एज आई सेड एमआर का स्टॉक या रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो 40% ऊपर गया है एक साल के अंदर, लेकिन 40% प्रॉपर्टी की प्राइस तो ऊपर नहीं गई है। इन जनरल अगर बात करें, आई थिंक कोई 10% भी नहीं गई है प्राइस इस लास्ट ईयर। आई डोंट नो, मोहसिन भाई कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक कोई 10% के करीब ऊपर गई है प्राइस। तो वो 40% का जो इंडेक्स है वो तो उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब एमआर अपना किस तरह से, क्योंकि एमआर खुद अंडर वैल्यूड था पहले, अब लोगों में नजर आना शुरू हो गया कि अच्छा एमआर के अंदर आप स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका डिविडेंड भी आएगा, वो सारी चीजें अब थोड़ी सी एजुकेशन आ रही है तो लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो इट डजंट मीन कि वो हाँ एग्जैक्टली प्रॉपर्टी प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा एग्जैक्टली। तो असल में जो मिसिंग पीस था ना उसमें यही था कि लोग ये समझते हैं कि अगर इंडेक्स इतना फॉल कर रहा है दैट मीन्स जो इसके पीछे कोलैटरल है वो प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स हो। हाँ नहीं, या ऐसा तो नहीं वो है। इंडेक्स जो जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रही है हाँ अपने नहीं नहीं, वो कोलैटरल को जो असल में बचाने के स्टॉक लिए। मार्केट तो सेंटिमेंट्स पे आपने भी चलता है आपने ना। आपने तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया ना। बात दरअसल यही है कि जो ज्यादातर लोग जो देख रहे होते हैं वो ये देख के अपनी, क्योंकि ये मुझे समझ आ गया है तो बस ये ऐसे ही हुआ है, हाँ कोई जाके हाँ उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि ये है क्या, इसके कनेक्शन पीछे क्या है और क्यों क्यों हुआ है। क्योंकि ये तो एक कोई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। तो हर आदमी जो प्रॉपर्टी को पिछले 3 साल से देख रहा है वो कहता है मैं तो स्पेशलिस्ट हूं, या 5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं, या अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी हैं तो मैं मास्टर हूं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक हमने प्रॉपर्टी देखनी नहीं शुरू की थी हम भी ये समझा करते थे हमें बहुत पता है प्रॉपर्टी का, लेकिन जब वाकई एंटर हुए हैं तो फिर ये पता चलना शुरू हुआ कि भाई हमें तो एबीसी नहीं आती उसकी। और ये सिलसिला ये है कि लोग I'll give you first hand information। जैसे आपको पास जो डीएलडी का डेटा है ये आपके पास मौजूद होता है, आप उसको देख सकते हैं, पब्लिक डेटा है, मतलब इसमें कोई हैंकी पैंकी तो होती नहीं है, तो पब्लिक डेटा है, वो भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 11 डेज के अंदर, जो मार्च के 11 डेज हैं उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितने की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और लास्ट फर्स्ट 11 डेज में जो जनवरी का डेटा था या फरवरी का डेटा था उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं और किस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पास डेटा आया था, क्योंकि मैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टेड होता हूँ और काम कर रहा होता हूँ, तो एक बड़ी अच्छी ऐप है यहाँ पर यूएई में, स्टेक की। अब स्टेक के अंदर इत्तेफाक से वेनेसडे को मैं कुछ प्रॉपर्टीज रिसर्च कर रहा था, क्योंकि बड़ा अच्छा रिसर्च सिस्टम भी है उनका। सो उसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे कुछ प्रॉपर्टीज के, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था तो मैंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिए थे। अब मैंने कल उसके लिए एक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर वो इत्तेफाक से मुझे पता था कि वो जो 3-4 प्रॉपर्टीज में रिसर्च कर रहा हूँ उनकी उस वक्त क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। यानी कि ये वेनेसडे की बात हो रही है, लास्ट वेनेसडे की, जब वॉर को 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, सेंटिमेंट बिल्कुल डाउन था। उसके बाद से लेकर आज भी वेनेसडे और आज हम देख रहे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर वो प्रॉपर्टीज कितना फंड हुई हैं, क्योंकि स्टेक के अंदर लोग फंड कर रहे होते हैं खुद से पैसे डालकर। तो एक प्रॉपर्टी मैंने देखी थी जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, वो तकरीबन 22% फंडेड थी, वो इस वक्त 30% फंडेड है। तो यानी कि एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर तकरीबन 8% लोगों ने पैसे डाले। और एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जो कि 50% फंडेड थी, वो आज 75% फंडेड थी। सो इसका मतलब है उसमें 25% फंड हो चुका है वो विद इन 1 वीक, इस सिनेरियो के अंदर भी। सो उसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि लोग पैसे डाल रहे हैं, ऑल्दो कि आई एम नॉट सेइंग कि पैसे डालें इस वक्त, क्योंकि इसमें वो उन प्रॉपर्टीज की प्राइसेस इस वक्त भी वो प्री वॉर प्राइसेस थी, तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट आपको बाद में जाके मिले, बट लोग डाल रहे हैं। आपको नहीं पता कि भाई किस तरह के लोग हैं, क्या क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। सो आज के ज़माने में भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई सोच के इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, ऐसे ही तो पैसे ज़ाया नहीं कर रहा होता अपना बंदा। और जो परसेप्शन सबसे अच्छी बात ये कि ये वक्त में हाँ, प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसेप्शन बना हुआ है सोशल मीडिया पे, दुबई के हवाले से खासतौर पे, कि लोग भाई जो है ना प्रॉपर्टीज डंप कर रहे हैं अपनी, और लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे कि 2008 में हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स जो ग्राउंड रियलिटी थी वो डिफरेंट होती है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारा अक्सर लोगों के साथ ताल्लुक रहता है, और फिर जो तुम्हारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिनके साथ तुम काम कर रहे हो, वो भी तुम बताते होंगे कितने लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं सेल करने के लिए या बाय करने के लिए। यार ये फ्रैंकली स्पीकिंग, सेल करने के लिए वो लोग सेल करने के लिए आप बात कर रहे हैं जो पहले भी बात कर रहे थे। अब वो अगर 3 महीने पहले भी कह रहे थे कि यार हमसे मुश्किल होगा, 6 महीने बाद पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, तो अभी से सेल करने के लिए बात करो, वो कुछ डिले कर रहे थे उसके अंदर, वो डिले के बाद अब जब आएंगे तो अब तो डिस्ट्रेस हो जाएंगे वो। उस तरह के लोग तो डेफिनेटली डिस्ट्रेस्ड होंगे। अब वो उस तरह की डील्स लोगों को मिलेंगी, बट उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर भी यही है ना कि आपको डिस्ट्रेस डील्स मिलेंगी, उसके अंदर भी अपफ्रंट, क्योंकि जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर ऑलरेडी लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं, कुछ पैसे पे किए हुए होते हैं, तो आपको वो पैसे भी पे करने हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़े से और पैसे पे करने हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपफ्रंट इतने सारे पैसे पे करना, क्योंकि वो जो प्रीवियस बायर है वो तो थोड़ा सा ऑलरेडी अपने कैश फ्लो को मैनेज करके चल चुका होता है। यस यस।
अच्छा जब हम आते लेकिन थे अभी सॉरी हाँ कौन हाँ नहीं, मैं बस एक बात बताना चाह रहा था। अभी काफ़ी अरसे से बात सुन रहे थे कि मार्केट की करेक्शन होने वाली है, करेक्शन होने वाली है, करेक्शन होने वाली है। आई थिंक दिस इज just going to help all of that in some shape and form where the market square meter के जो rates अभी चल रहे हैं वो थोड़ी सी एक calibrated amount पे चलेंगे, and then it might just not reach the peak as it is right now, but it will slowly and gradually catch up. Why I'm saying this is because historically भी मतलब कि हमने देखा है कि दुबई की market always rose up after any of the episodes that have happened. This time round, it is not going to happen like that. This time round, maybe the graph is going to catch up on where it was and maybe stabilize around that or somewhere around those lines, but it will not keep on picking up as before. क्योंकि ये जो धब्बा लग गया है ना इस वक्त, this is going to also, have its effect for a longer period of time. It will not be, the first preference of investment as it was before. तो उसके लिहाज से I feel that, things are going to stabilize in the long run. यहाँ इस पे मैं एक बात कहूंगा कि वो डिपेंड ही करता है कि डील क्या बनती है। अगर वो डील जबरदस्त बन जाती है तो Peace हो deal is सकता है ये important. उससे भी ऊपर चले जाए अगर वो डील, क्योंकि जो हुआ है वो दुबई की वजह से नहीं हुआ, या जो हुआ है वो अबू धाबी की वजह से नहीं हुआ, या नहीं हुआ इनकी अपनी वजह से नहीं हुआ है। जो भी कुछ हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर देखिए, है। अब वो peace एक्सटर्नल कैसे फैक्टर होगा? के साथ पीस कैसे? अब मैं वही मैं कह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ डील की बात की थी मैंने, इससे ज्यादा तो नहीं, वो नहीं नहीं, कैसे होगा वो एक अलग सिलसिला है, बट अगर मैं डील उसको अगर अच्छी हो गई तो फिर ऊपर चला जा जाएगा। मैं सिर्फ इसके बारे में ये सोचता हूँ कि the only scenario of peace that can happen within the region is that the regime is pro US, right? And when the regime is pro US, and the whole idea of why they're wanting this regime, that they want full autonomy and control over the region, then still probably I don't know, a lot of people would want to live in this space if it has a dynamics which is totally not as it is right now. The things are changing, countries are having loyalties towards a certain group of countries, and if that becomes this land, then it will be governed by the entities that are trying to govern the land. And I don't know if that place will then become that lucrative as it was right now, safety wise. आपने किसी के फ्रीडम को सैबोटाज किया है या किसी के ऊपर इम्पोजिशन की है, दैट हैज़ मतलब के repercussions for a very long period of time. और ये कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, इनकी भी अपनी एक vested interest है. There are global powers that have vested interest within the region, and then it is going to be chaotic, even if we call that peace is going to happen if the regime changes, because if the status quo remains the same as it is right now, uska beta aa gaya hai and ruling it, it is a big loss for the billions and trillions of dollars that have been invested onto an objective which has not been achieved. वो तो it's a death for a lot of people, political death for a lot of people. So let's see how things unfold. I still believe that this episode is the first of its kind. It has never happened in the way before. Okay, so this will change the future course of action, not to an extent as we see that things are going to crash and markets are crashing and property prices are crashing, but it will not grow as fast as it was growing for the last period of time. This is my point of view. आई थिंक मैं एग्री करूँगा यहाँ की बात से, क्योंकि किसी भी जगह या किसी भी एसेट की जो वैल्यू होती है ना, वो परसीव वैल्यू होती है, वो बायर की अपनी परसीव वैल्यू होती है उसके माइंड के अंदर, ठीक है ना, और फिर वो कलेक्टिवली वो फिर डिमांड जनरेट करती है. तो अभी इस पूरे एपिसोड के अंदर वो जो डिमांड जनरेशन का जो एक मेन एलिमेंट था ना, वो था ट्रस्ट ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जो पैसे का जो फ्लो है उस रीजन के अंदर, वो अब उसमें ऑफ कोर्स थोड़े से दरारें आ गई हैं, उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं ट्रस्ट के अंदर. यानी कि पहले जो ट्रस्ट था ना कि यार दुबई में कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ्टी है, वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अब वो जो ट्रस्ट है ना वो चले गया. अब उसको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, यानी कि वो ओवरनाइट वापस नहीं आ सकता. भले ही अगर पीस डील हो भी जाए तो ऐसा नहीं कि लोग दोबारा से वैसे हो जाएंगे जैसे फरवरी में थे फॉर एग्जांपल.
राइट, इस जंग से पहले। आई थिंक दैट एलिमेंट इज़ गोइंग टू बी देयर, और उसको फिर रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों की मेमोरीज अभी काफ़ी फ्रेश हैं। ठीक है, अगर पीस डील हो भी जाती है, लेकिन जिस तरह से लोगों का पहले ट्रस्ट था ना, कि ब्लाइंडली लोग जाके दुबई में इवन जाते भी नहीं थे, यहीं से पैसे भेज के प्रॉपर्टी बुक कर लिया करते थे, इतना ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट मेरे ख्याल में अब शायद नहीं रहेगा, और फिर उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मेरा अपना जो है ना वो अच्छा, projection मेरा है। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि बिल्कुल बात तो सही है कि वो बात तो नहीं रहेगी, बट इसमें ये नहीं होगा कि ट्रस्ट लेवल पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, तो अगर तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई फिर से फॉर एनी रीज़न, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि अभी भी तो लोग रह रहे हैं ना यहाँ पर, 4 मिलियन लोग दुबई के अंदर रह रहे हैं। सो अगर तो उस पेस पे बढ़ती है पॉपुलेशन, फिर तो डिमांड तो रहेगी। अब वो आप इन्वेस्ट करें ना करें, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रेंटल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो कोई ना कोई तो इन्वेस्ट करेगा, जो लोग रह रहे हैं वही इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है और ग्रोथ मिलती है उसमें, फिर तो देयर इज़ नो वे कि आप जो है उसको रोक सकें। हाँ, अगर पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अगेन इट कम्स डाउन टू हाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग इसका टू। पता है वली, जो हाँ जो मेन फैक्टर है वो ये है कि पूरी दुनिया में और क्या हो रहा होगा। अगर पूरी हाँ दुनिया हाँ में भी केओस हाँ चल रहा है, तो फिर तो ऑफ हाँ कोर्स दुबई उस तरह से रिलेटिवली स्टेबल एक रीजन हाँ रहेगा। लेकिन अगर हाँ लेट्स से यूरोप सेटल हो जाता है, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है, और यूरोप में स्टेबिलिटी आ जाती है, देन मे बी इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर दुबई। हाँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा ना, कि तो जो दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप जान छुड़ा के आप कह रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, क्योंकि आप दुबई बुला नहीं रहा, या फॉर एग्जांपल ओमान बुला नहीं रहा, ये जगह बुला नहीं रही, आप आना भी तो चाहते हैं ना, आप ढूंढ भी तो रहे हैं। अगर वो ढूंढ रहे हैं तो किस रीजन की वजह से ढूंढ रहे हैं, और क्या वो रीजन जो है वो क्या चेंज हो गए? क्या दुनिया बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि जी अब दुबई की ज़रूरत ही नहीं रही है? क्योंकि दुबई तो एक सोल्यूशन था किसी चीज़ का, या जीसीसी की जो हम बात करें वो एक सोल्यूशन थी किसी चीज़ की। तो जो प्रॉब्लम्स थे वो तो आपके पास थे, आपके घरों में थे, जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, चाहे आप अपने होम कंट्रीज़ में बैठे हुए हो, चाहे आप उन कंट्रीज़ में बैठे हुए हो जहाँ की आपके पास नेशनलिटीज़ हैं। तो उसकी वजह से तो आप एक्सप्लोर कर रहे थे सम प्रॉब्लम। तो ये जो दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें तो चीज़ें वर्स होती हुई लग रही हैं। मुझे तो कहीं से कोई अच्छी चीज़ें होती हुई लग नहीं रही कि कि हम चीज़ों को वापस लेके चले जाएंगे और वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। बल्कि अब ये जो क्या कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड जो क्रिएट हो रही है, मल्टीपोलर, पहले तो क्या थी, अमेरिका हुआ करता था, और अब इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो इसकी वजह से तो आने वाले वक्त में क्योस आगे ही बढ़ेगा। मेरे तो नहीं ख्याल कि वो कम होगा। लेकिन इस तरह की जो जगहें हैं जहां पर कुछ जगहों पे कुछ लोग जीत जाएंगे और कुछ जगहों पे कुछ लोग हार जाएंगे, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, वो सारा गेम है। तो ये जो बात कर रहे थे ना पीस की, वो पीस की ये नहीं है कि नेबर्स के साथ मेरा पीस हो गया। बात ये है कि वो पीस किसने कराया, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, और किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। अभी तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये नहीं है कि रिलेशनशिप बन नहीं सकती। ये तो डिपेंड करता है कि आप इंसेंटिव्स क्या देते हो। आपके अगर इंसेंटिव उस तरह के हों तो चीजें चेंज हो सकती हैं। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द नैरेटिव। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कर दूं, अगर अभी पाकिस्तान में इमरान खान वापस आ जाए, अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी इस वक्त वापस आ जाए, बल्कि शौकत खानम पे इन्होंने अभी आई थिंक वो कुछ चैरिटी का इवेंट था, कुछ 56 करोड़ रुपए का इन्होंने वो किया है, क्या कहते हैं वो चैरिटी इवेंट के अंदर इन्होंने रेस किया है। खान साहब नहीं है ना, अब भी कहते हैं कि खान साहब वापस आ जाते हैं। मुझे बताइए कितने लोग जो हैं नहीं चले जाएंगे पाकिस्तान? कितनी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें होप है कि वो खान साहब जो हैं वो चीजों को ठीक कर देंगे। इस वक्त लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि खान साहब नहीं है वहां पे। ये नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं अभी आई थिंक लास्ट में हमने बात की थी कि मैंने तो पैसे निकाल लिए थे उसमें से, म्यूचुअल फंड्स के अंदर से 2000 जब ये खान साहब का सिलसिला हुआ, बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे हमारे, हमने निकाल। गलती की ना आपने, गलती की ना सर आपने। यही तो पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट से। वही बता ऐसे ही है, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ऐसी इमोशंस का कोई ताल्लुक आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए भाई। आपका पॉलिटिकल अलग पॉइंट है और पैसे अलग चीज है। बिजनेस को तो अपॉर्चुनिटी देखनी है, या तो अपॉर्चुनिटी देख लें या पॉलिटिक्स देख लें। तो वो हार्ड वे हमने लर्न किया है ना कि ये हुआ है। अगर और अगेन ये जो हमने हमने ये जो पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था कि इस वक्त हम ये आइडेंटिफाई करें कि अपॉर्चुनिटीज
कहाँ कहाँ है और किस किस डायरेक्शन में देखना चाहिए, क्योंकि लेकिन इससे वही अच्छा पता है क्या, वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई नहीं हो हम सकता। हम कितना ही एक्सप्लेन करें लेकिन लोग पॉलिटिकली बायस होते हैं और उनके नहीं नहीं, वो डिसीजन होते उसी तरह हैं ड्रिवन तो होते हैं। आपके फिर आप हाँ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे ना अगर आपने हाँ इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी आपका ये, लेट्स से अमेरिकन इन्वेस्टर्स को आप देख लें, चाहे वो बुश हो जाए, चाहे क्लिंटन हो जाए, चाहे वो लेट्स से ट्रंप हो जाए, उनको अपने बिजनेस को देखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना है। सो वो उससे अलाइन करेंगे। वो हार्डली कोई ऐसा बंदा जो सक्सेसफुल होगा वो इस बात पर कि मैं अब ये लेट्स से, यार ये पॉलिटिशियंस तो आपको हर तरह की बातें करते हैं ना। एलॉन मस्क के साथ ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात है, फिर भी वो कहता है कि ड्रिल बेबी ड्रिल। तो उसके कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं, बट जो पॉलिटिशियन, जो लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो उनके साथ अलाइन कर रहे होते हैं। सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप तो हम तो बहुत छोटे लेवल के ऊपर है ना, तो हमें तो उसी लेवल के ऊपर रखना, अपने अपने जो इंटरेस्ट है, अपनी फैमिली के इंटरेस्ट हैं, हमको उसके ऊपर जाना चाहिए, रादर देन हम सोचें कि ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। और वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई भी चीज एक सी तो रहती नहीं ना कभी भी। इस वक्त सबसे काम के लोग पता है कौन से हैं? जिन्होंने कोविड के पीरियड में इन्वेस्ट किया था। इस वक्त उन लोगों के साथ बैठना चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए कि आपने कोविड के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया था। और यकीन करें वो लोग 3 साल तक रोते रहे होंगे। वो कहते होंगे यार मैंने कहां इन्वेस्ट कर दिया था, कहां इन्वेस्ट कर दिया था। और फिर जब 2023 आया होगा और 2024 आया होगा तो उनका मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा, जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां पलट के देखी होंगी कि यार वो जो मैंने 2020 में खरीदी थी प्रॉपर्टी वो कहां से कहां पहुंच गई है। तो वो कोई इजी जर्नी किसी के लिए नहीं होगी। किसी ने सोच के नहीं किया होगा कि देखो मैं कोविड में कर रहा हूं तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। किसी ने भी सोच के नहीं किया होगा। लोग फंस गए होंगे, अरे क्या करूं, फंस गई प्रॉपर्टी, अरे लेना पड़ गया, क्या करता, वहां तो मैं ये कर रहा था। मैं समझता हूं 80% लोग ऐसे ही होंगे जो फंसे हुए होंगे किसी तरीके से। और जब वो फंस गए थे तो उसके बाद, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि उनका जो फंसना था वो एक लर्निंग है। और अगर ये सिचुएशन को हम देखें तो इट्स लाइक, जिस तरह इन्होंने कहा, एक मैन मेड कोविड है, राइट। अब मैन मेड कोविड है, हमें ये पता है ये वक्त गुजर जाना है। वक्त अच्छा भी गुजर जाता है, वक्त बुरा भी गुजर जाता है। कोई वक्त एक सा रहता ही नहीं है, 100%। कभी भी नहीं रहता। पहले जब हम छोटे थे तो पीरियड 10-10 साल के होते थे, 8-8 साल के, 9-9 साल के। अब 4-4, 5-5 साल के हो गए। और जब से ट्रंप आए, मेरे ख्याल से हर साल एक नई चीज हो रही है। वो सो तो आई वीक्स थिंक वीक्स इस की वक्त बेसिस हम पे वो काम चेंज हुआ है। अब भाई ये सोचें कि ये वक्त जब 3 साल बाद हम पलट के देखेंगे तो हम कहेंगे यार ये हमने पॉडकास्ट की थी, इसमें हमने क्या अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की थी। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है, अगर हम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर दें, क्योंकि ये वक्त 3 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा, ये तो सबको पता है। चीजें हमेशा बाउंस बैक करती हैं, ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, और आप ही देखते हैं उसको। क्योंकि जैसे अभी वही कहा ना कि हम तो लेट हो गए, भूल गए उसके अंदर। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं वो स्टॉक मार्केट गिरती है तो मैं कहता हूं यार चलो डाल दो स्टॉक मार्केट के अंदर। लर्निंग हो गई मेरी कि यार तो पाकिस्तान में मैं क्यों ना लगाऊं इस वक्त, जब स्टॉक मार्केट कुछ कर रही है तो। क्योंकि मुझे उसकी लॉजिक ही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब लॉजिक समझ आई है तो मैं पाकिस्तान में लगा रहा हूं पैसे। तो आई थिंक हम इस वक्त ये बताएं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। वली आप स्टार्ट कीजिए, बताइए इस वक्त किन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना देखिए, चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं, अपनी रिसर्च करते रहें, इन टच रहें, जिन लोगों से भी आप जिन पे आप रिलाई करते हैं उनसे इन टच रहें, और थोड़ा सा टाइम दें, इसको थोड़ा सा सेटल होने दें। या अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी कोई डील आ रही है आपके पास, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जो डेवलपर्स हैं वो भी आपको अच्छी डील्स दे रहे हैं, डीएलडी वेवर्स भी दे रहे हैं, और 2, 3, 4, 5% तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप उनसे नेगोशिएट करते हैं तो पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द बेस्ट डील, इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। सारे रियल एस्टेट एजेंट फ्री बैठे हुए हैं, वो आपको एंटरटेन करेंगे और आपको जो भी आप बोलेंगे वो आपको करेंगे। और रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाते हैं तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टीज़ में आपको शायद डिस्ट्रेस डील ज़्यादा अच्छी मिल सके। ऑफलाइन पे भी मिल सकती हैं बट रेडी में भी मिल सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो अपॉर्चुनिटीज़ में एक बर्ड आई व्यू पे बोल रहा हूँ कि आपको हर सूरत में देखना चाहिए। इसको ये नहीं सोचें कि आप बस एग्जिट करके क्या करेंगे। क्योंकि आप, लेट्स से मैं अपनी बात करूं, मैं तो दुबई में ही रह रहा हूं ना, मैं पाकिस्तान तो वापस जा नहीं रहा हूं। मेरे पास इवन मैं जिन वेस्टर्न दोस्तों को जानता हूं उनका भी कोई मूड नहीं है जाने का, क्योंकि कहना आसान है कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और आप चले जाएंगे। आप 40 प्लस 45 के हो जाते हैं ना, फिर आपके लिए दूसरे मुल्क में, अपने ही मुल्क में सेटल होना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप कहते हैं नहीं यार, मैं उस हार्डशिप से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। सो अगर यहाँ पर मैं गुजारा कर सकता हूँ और अच्छी लाइफ के अंदर गुजारा कर सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई किक ऑफ कर दे यहाँ से, या मेरी जॉब खत्म हो जाए और फिर मुझे जाना ही पड़े, वो एक अलग सीन है।
बट आप विलफुली बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से कोशिश करेंगे कि जाए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, कोई भी जाना नहीं चाहता, वो सब यही दुआ करेंगे यार बेहतर हालात हो जाएं और फिर उसके बाद हम यहाँ यहीं पर रहना शुरू कर दें. सो आपको करेंगे, अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप किस तरह से, आप अपने पैसे बैंक में रखेंगे या फिक्स डिपॉजिट्स में रखेंगे. तो इवेंचुअली फिक्स डिपॉजिट आज आपको शेल्टर तो दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आप 4 साल 6 साल 8 साल बाद देखेंगे तो आपने अपने पैसे ज़ाया कर दिए होंगे. सो आपको इन्वेस्टेड रहना है. अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सिस्टम बनाएं. सिस्टम के अंदर आपके पास स्टॉक्स में भी पैसे होने चाहिए, आपके पास रियल एस्टेट में भी पैसे होने चाहिए, आपके पास कैश भी होना चाहिए. कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे पता है अगले 2 साल में मेरे पास ये स्पेसिफिक अमाउंट का एक्सपेंस आना है तो वो तो हर सूरत में मेरे पास कैश होगा. अब उसको कैश को कैसे डिप्लॉय करना है वो आपके ऊपर है. स्टॉक्स में भी नहीं डालना मुझको, ना वो रियल एस्टेट में डालना है, बट उस कैश को मुझे बचा के रखना है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन से बचा के रखना है. बट एनीथिंग बियॉन्ड 4 ईयर्स 5 ईयर्स उसको मुझे इन्वेस्टेड रखना है. 4 ईयर्स 5 ईयर्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट, जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगी. वैसे तो मैं 10 साल का होराइजन रखता हूँ, नथिंग लेस देन 10 ईयर्स. अगर 10 ईयर्स से लेस देन का कोई भी पैसे हैं आपके तो वो आप रिस्की एसेट्स में, इवन रियल एस्टेट के अंदर ना डालें. और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग, मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी आपको कि मेरा एक दोस्त है जिसने एक घर लिया हुआ है, वही 8 मिलियन दिरहम्स का है, तो अब तो उसकी सारी नेटवर्थ उसी के अंदर है. आप सोचें पिछले 3 साल से उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की. तो मैंने उसको वही बताया कि मैंने कहा तुमने अपना वाइफ का गोल्ड भी बेच दिया, तुमने अपनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज भी सेल कर दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है तुमने एक एसेट बना लिया. अभी मैं उससे बात कर रहा था ना तो उसकी जान निकली हुई थी कि यार पता नहीं क्या होगा. तो मैंने कहा अगर तुम ये काम नहीं करते और तुम, चलो ठीक है मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से लेवरेज लेते तो फिर वो सही था. और तुम साथ में गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे होते, तुम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे होते, तुम्हारे पास कैश रिजर्व भी होता. अभी कुछ भी नहीं है. तो अभी तुम्हारे पास ऐसी इलिक्विड एसेट मौजूद है जो पेपर पे 8 मिलियन का है, बट उसी घर में तुम रह रहे हो, उसमें कैसे सेल करोगे? अगर तुम्हें इमरजेंसी में पैसे चाहिए होंगे, जॉब जाती है, क्या होगा? सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको इस तरह के जो भी आपके फियास्कोज आते हैं उससे पहले प्लान करना है. और उससे पहले इस तरह से आपको अपना सिस्टम बना लेना है कि आपके पास कोई 6 महीने साल का कोई बफर ऐसा होना चाहिए जो आप बहुत आराम से अपने आप को नेविगेट कर सकें. और अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप चाहें आप 6-7 जो एसेट क्लासेस हैं उसमें कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें. इवेंचुअली अभी आप देखें अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी होते, कोविड में आप इमेजिन करें कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा के देख लें, आई डोंट थिंक सो दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेट्स से 7 to 8 टाइम्स बड़ी होगी. यानी कि अगर कोई 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 7 मिलियन की नहीं हुई होगी. बट एमआर का स्टॉक आई थिंक कोई 2 या 1.5 दिरहम का था, आज वो इस फियास्को से पहले तकरीबन कोई आई थिंक 17 या 16 दिरहम पे पहुंच गया था. तो अभी वापस वो 14 दिरहम्स पे आया है. बट इमेजिन करें कि वो 1.5 दिरहम से 17 दिरहम्स या 16 दिरहम्स पे आया है. तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उसमें उसने डिविडेंड्स भी दिए. इमेजिन करें किसी ने 1.5 दिरहम का स्टॉक लिया होता कोविड के टाइम पर, आज इस साल उसका जो डिविडेंड है वो 1 दिरहम का है. सो 1.5 दिरहम की चीज़, आप ये इसको इस तरह से कह लें कि 1.5 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी थी, आज उसका रेंट मुझको 1 मिलियन मिल रहा है. सो इस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं. सो आपके जो क्वालिटी एसेट्स होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, बट उसके अंदर आपको रहना पड़ता है. उसके अंदर अभी जितने भी स्टॉक्स हैं यूएई के वो हैमर्ड हैं, बट ये ऐसे रहेंगे? आई डोंट थिंक सो इस तरह से रहेंगे. तो पाकिस्तान के अंदर कितने बुरे हालात देखे हमने, बट स्टॉक मार्केट देखें कहाँ से कहाँ पहुंची है. 25 साल का स्टॉक एवरेज निकालें, आपको वैसा स्टॉक एवरेज आपको यूएस के स्टॉक्स का भी नहीं मिलेगा. सो आप इस तरह से देखें कि आपको प्रॉपर्ली अगर इन्वेस्ट करेंगे, क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स मिलते हैं. अच्छा भाई, इसमें जो है ना एसेट का लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम यही है कि आप रियल एस्टेट में जब डालते हैं ना पैसा, तो वो इलिक्विड रहता है, वो आपका कैपिटल फंस गया. अब आप अगर जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं, उस कैपिटल का यूज़ नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत मैंने खुद ये लेसन सीखा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी डिवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने जो कैपिटल है ना उसको लॉक ना करें, क्योंकि जब लॉक कर देना फिर आप फंस जाते हैं. फिर अगर प्रॉपर्टी मार्केट नीचे भी जा रही है तो अब आप बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो फिर लॉस होगा आपको. लेकिन स्टॉक में होता है कि अगर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो वो बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाएगी, तो उसमें रिकवरी का चांस बहुत जल्दी होता है. जैसे दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म को क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर भी टेनेंट्स के लॉज है ना कि अगर आप 1 साल के लिए किसी को देते हैं प्रॉपर्टी तो आप 1 साल से पहले उसको वेकेट भी नहीं करवा सकते, चाहे आप उसको सेल करना चाहते हो. सो सेल करना चाहेंगे तो फिर 1 साल का नोटिस देंगे उसको. सो बेहतर ये कि फिर शॉर्ट टर्म पे चलाएं ताकि अगर आपको लिक्विड करनी है प्रॉपर्टी तो जल्दी कर सकें. सो लिक्विडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं करनी लिक्विड, फिर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, लेट्स से 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो बनाना है, फिर फाइन, फिर इट्स फाइन बिकॉज देन इट्स मेकिंग कैश फ्लो फॉर यू. बट अदरवाइज इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ लिक्विडेशन एज वेल, या फिर आप उतना इन्वेस्ट ही ना करें जितने आपको पैसे जरूरत पड़ सके. मैं यहाँ पे
जी मोहसिन भाई, go ahead. यार इसमें वो जो पॉट का कॉन्सेप्ट है ना, कि सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा कि यार वो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपने इमरजेंसी फंड पूरा करेंगे ना। यानी आपके पास इमरजेंसी फंड तो है नहीं, आपने जाके अपने पैसे ऐसी जगह पे स्टक कर दिए जो 3 साल के बाद रिटर्न देगा, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसीज तो आती हैं और बगैर पूछे आती हैं। तो सबसे पहले तो अपने इमरजेंसी फंड को आपने रखना है, और उसके बाद फिर अगला स्टेप ये है कि वो करने के बाद फिर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टॉक्स हैं आपके, स्टॉक्स की लिक्विडिटी होती है कि जब आप स्टॉक्स में लगाते हैं तो आप वो फौरन बेच सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल लोगों ने जो ये फिक्स डिपॉजिट्स पे किए हुए होते हैं उनको वो ब्रेक करा लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो एसेट है वो आपका कौन सा पर्पस फुलफिल कर रहा है। सारे एसेट्स जो हैं वो एक तरह से ऑपरेट नहीं होते, उनकी डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ फीजिबल है। बट ये जो इमरजेंसी पॉट है, जैसे आप कह रहे हैं ना लिक्विड चाहिए, लिक्विड, तो वो इमरजेंसी पॉट आपको हमेशा रखा होना चाहिए कि यार ये तो मेरा इमरजेंसी पॉट है, इसको तो मैंने हाथ नहीं लगाना। और खुदा ना खासा इससे कोई बड़ी मेरी रिक्वायरमेंट आती है तो अब मैं फंस गया हूं, तो फिर एक अलग बात है कि वो नेक्स्ट लेवल इमरजेंसी है जो कि आप अपने इस इमरजेंसी पॉट से कवर नहीं कर सकते। लेकिन यही तो फाइनेंशियल आई थिंक प्लानिंग है, जिसकी एजुकेशन जो है वो स्प्रेड आउट होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई भी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही, बड़े अमेजिंग पॉइंट वाली यासीन, मोहसिन भाई, आप तीनों के आई थिंक लिक्विडिटी वाला और स्टॉक इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स इज अ सेफ स्पेस टू बी इन्वेस्टिंग इन, एज अपोज टू लॉकिंग योर मनी इनटू से रियल एस्टेट, और फिर वो उसकी मतलब कि क्योंकि अभी 2028 के अंदर a lot of off-plan properties are coming into the market, or just prior to that, and अब क्या होने वाला है अभी देखें ना, क्या दुबई डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि वो ब्रीड करता है टूरिज्म पे predominantly. Every industry is around working to harbor that tourism factor, right? Telecommunication है, housing है, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, सब चीज़ें उस तरीके से हैं, और वो सब उसकी फाउंडेशन किसके ऊपर है? सेफ्टी के टूरिज्म ऊपर। पर। हाँ, सेफ्टी पर। टूरिज्म की फाउंडेशन सेफ्टी इज के ऑन द बेसिस ऑफ obviously। सेफ्टी। अब वो जो सेफ्टी की जो फंडामेंटल ग्राउंडिंग है वो वीक हुई हुई है। इसको सॉलिडिफाई होने में, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू इमोशंस एंड यू नो हाउ पीपल वुड वांट टू, अगर मैं आज पूछें कि यार दुबई का प्लान बनाते हैं, तो वुड दैट नाउ बी योर फर्स्ट चॉइस? You will be like, yeah, let things settle down, let it be fine, we'll see, wait and watch. And then the same would be into investing into these places. Lekin investment obviously comes at opportunities like these, Yes, when things yes, are down. yes. तो उसके अंदर भी what is that safe space? तो मुझे जो अभी समझ में आया सारी चीज से कि rather than, I don't know, investing into property and locking it, and that's a big risk. Maybe the property value goes down, off plan बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और नीचे चले जाए, tourism बिल्कुल ही बैठ जाए, कुछ चीज़ें ये prolong हो जाएं, and the whole market is going to be like this because अभी बड़ी vulnerable stage है. But at the same time, these companies, big conglomerates like Emaar and property, they only are supplying or maybe feeding from the country itself by providing real estate over real estate and stuff, and they will not survive if this does not work. And when big money is involved, they will not let it fail as well. So I feel this space, investing into real estate products, not the stocks of the real estate entities, is a safe space to enter in right now and wait and watch and see, and एक फंड डाल दें उधर and see कि आगे कितना होता है, as opposed to locking in your money in a very vulnerable situation, right? अच्छा इहाब, इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो समझनी चाहिए। एक तो ये कि जब भी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें लेवरेज नहीं होता है, यूजुअली लेवरेज नहीं होता है, जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं, चाहे वो ऑफ प्लान हो चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो। 20% डाउन पेमेंट के बाद आप उसको 20 साल के ऊपर चला सकते हैं, ऑफ प्लान के केस में 4 साल पे 3 साल पे चला सकते हैं। तो आपको एक लेवरेज मिलता है। हो सकता है 3 साल में प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाए तो आपने कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे बना लिए, लेकिन ये डबल एज सॉर्ड होती है, तो उसमें नीचे भी जा सकता है। जब वो नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे उसी रेट से नीचे भी जाएंगे। सो इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक मॉल है, डॉल्मेन मॉल, क्या है, टावर है, डॉल्मेन सिटी।
डॉल्मेन सिटी मॉल जो कि क्लिफ्टन के अंदर है, सो उसकी रीट लिस्टेड है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो कोविड के टाइम पर उसके जो रेट्स थे वो तकरीबन 11 रुपये का स्टॉक था वो, और आज जब हाईएस्ट पे गया था वो 39 रुपीज़ का था। सो आप इमेजिन करें 4 टाइम्स उसने तकरीबन उसकी प्राइस अप्रिशिएशन थी, और हर क्वार्टर उसके रेंटल भी आते हैं, डिविडेंड्स भी आते हैं, जो कि उसके जो क्वालिटी टेनेंट्स हैं जो उसके पैसे पे कर रहे होते हैं। सो सच काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल थ्रू आउट, लाइक ये तो मैं आपको पाकिस्तान की बता रहा हूँ। इसी तरह से यूएई के अंदर भी कुछ रीट्स हैं जो कि दे आर नॉट दैट पॉपुलर बट हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी रीट है यूएस की जिसमें जो लोग तकरीबन 13,000 प्रॉपर्टीज़ वो मैनेज कर रहे होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर रीट उसका नाम है रियल्टी इनकम, और दैट पर्टिकुलर रीट उसका जो डिविडेंड है वो 5% एनुअल की बेसिस के ऊपर आपको मिल रहा होता है, और हर क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो आपके रेंटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। सो खैर एनीवेज उसके अंदर काफ़ी चीज़ें टेक्निकल भी हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर राइट कि इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जो कि नहीं पता होते। इसमें हेसल भी नहीं होता ना, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, पता चला टेनेंट भाग गया या टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर गया, वट एवर द केसेस, जो कि आपको उसमें फेस नहीं करने पड़ते। सो और ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई मीन कोविड के अंदर किसी कंपनी ने अगर आपको अच्छे रेंटल रिटर्न्स दिए हैं तो फिर तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं भी दे सकती है ना, फिर तो उसकी जितनी भी पोर्टफोलियो है वो अच्छा पोर्टफोलियो है जो कि कहीं भी चल सकता है। इसमें ये जो पॉइंट ये भी है ना कि डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अब आपका पोर्टफोलियो है तो आपने ना तो सारा का सारा स्टॉक में डालना है और ना ही सारा का सारा आपने रियल एस्टेट में डालना है। आपने रियल एस्टेट को एज अ डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर के तौर पर यूज़ करना है कि लेट्स से अगर 1/3 ऑफ माई वेल्थ इज़ इन रियल एस्टेट, फिर बाकी जो है मैं इसको कहीं और डाल सकता हूँ, कुछ मैं स्टॉक में डाल दूँ, कुछ मैं गोल्ड में डाल दूँ, या कुछ मैं लेट्स से क्रिप्टो में डाल दूँ फॉर एग्जांपल। हालांकि क्रिप्टो भी इस वक्त काफ़ी डाउन है और अच्छा चांस है बाई करने का बिटकॉइन का, लेकिन पॉइंट वही है कि आपने किसी भी एसेट क्लास में 100% नहीं जाना। जैसे तुम बात करो तो अपनी दोस्त की, क्या उसने सारा का सारा एक ही प्रॉपर्टी में डाल दिया, अब वो फंसा हुआ है, अब वो उसको ना बेच सकता है और ना ही उसमें से निकल सकता है। तो जब तक वो रह रहा है वो उसकी जो कैपिटल है वो उसी में लॉक रहेगा। तो ये नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि ये जो भी आप जिस जगह पे भी जा रहे हैं, स्टॉक्स का भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि साइंस है हर चीज़ को, राइट। और इसी तरह से फिर लोग भी हैं, जैसे वली के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो स्पेसिफिकली यार ये बताएं क्या करना है, कैसे करना चाहिए, स्टार्ट हम कैसे करें, यानी जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो हमें गाइड कर सकें, जो वो प्राइस पे कर चुके हैं, मतलब नुकसानात उठा चुके हैं, वो देख चुके हैं उन चीज़ों को, और फिर बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करें। ज़रूरी नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में जाएं। जैसे अभी यूएस की बात की है तो यूएस में देख लें, इधर जो दुबई की बात कर रहे हैं हम, यहाँ देख लें पाकिस्तान स्टॉक से, हर किसी को ट्राई आउट करें और ऐसे लोगों के थ्रू ट्राई आउट करें जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन चीज़ों से, तो वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि अदरवाइज तो इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। एक फील्ड है ना पूरी की पूरी, सारा वक्त बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है ना, कोई आपको टाइम लगाना पड़ता है, तो आप ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार मैं किस चीज़ पे कितना टाइम लगाऊं, मेरी डे जॉब अलग है, फैमिली अलग है मेरी, और मैं अब ये चीज़ों को भी वो कर दूं। लेकिन आपको पता है कि ये आपके लिए बड़ा एसेंशियल चीज़ है, ये आपके लिए कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अभी से डेवलप नहीं की और आगे नहीं लेके गए तो मनी की वैल्यू तो गिरे जा रही है, जो कैश है वो तो अपनी वैल्यू खोए जा रहा है, तो वो तो आपकी सिचुएशन खराब होती चली जाएगी अगर सिर्फ आपके पास कैश पड़ा हुआ है। और कैश कभी भी पड़ा हुआ नहीं होता, कैश निकल चुका होता है दिमाग से, आप खर्च कर चुके होते हैं, अरे वो रखा हुआ ये कर देते हैं, वो रखा हुआ वो कर देते हैं, तो कुछ जगहों पे तो आपको फोर्स सेविंग करनी होती है। अब पाकिस्तान में मेरी काफी सारी सेविंग, फोर्स सेविंग जो है इंश्योरेंस में की हुई है, एम की हुई है। मुझे पता है कि भाई हर मतलब कितने साल में कोई 4 दफा आते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे चाहिए, दे देते हैं। अब हमें पता है कि शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी, वो कुछ, लेकिन ये कि यार हमारे पास से निकले, ये पैसा हमारे पास से निकले और सही जगहों के ऊपर इन्वेस्ट हो। तो ये भी देखना है कि आपके पास कौन कौन से चैनल्स हैं और उन चैनल में कौन कौन से लोग एक्टिव हो हैं, और उनके थ्रू फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। और हम लकी हैं कि हमारे पास लोग हैं जैसे यासीन हैं, वली हैं, या जो लोग इस डोमेन में एक्टिव हैं, उनकी गाइडेंस लें और हमें करना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त तो बड़ा अच्छा टाइम है इस तरफ ध्यान देने का, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट जो है ना कन्विक्शन से आती हैं।
अब मैंने 2008 में पहली दफ़ा इन्वेस्ट किया था स्टॉक्स में, मैं फेल हो गया था। मतलब मैंने उसमें क्राइसिस आया था, बेनज़ीर का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर मैंने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरी इन्वेस्टमेंट 30-40% नीचे आ गई थी। मैंने फ़ौरन निकाल ली थी 30-40%। मेरा हिम्मत ही नहीं रही थी, मतलब आपके पास पैसे भी नहीं है, आपकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, आप इतने पैसे डाल रहे हैं और उसके बाद 30% नीचे चली है आपकी, तो आप उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दुबई आ गया था। दुबई में 2011 में मैंने कुछ गलत लोगों के साथ बैठ गया और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मैंने ऑलमोस्ट $10,000 उसमें लूज़ किए थे, और ये वो टाइम था जब मुझे अपने घर लेना था पाकिस्तान के अंदर, वो $10,000 शॉर्ट थे घर लेने में, और मैंने कहा था मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा। अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट वहाँ मुझसे गलती हुई। बस अब आप सोचें, उसके बाद से लेकर 2018 तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ थोड़ी बहुत पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा था मैं। बट एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा यार मैंने 2008 में जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मैं ज़रा उसका देखता तो हूँ रिटर्न, अगर मैं अभी छोड़ देता उसको तो क्या होता। और मैंने 2011 में 12 में जो ट्रेडिंग कर रहा था मैं जिन स्टॉक्स के अंदर, और सेलिंग एंड बाइंग कर रहा था, अगर मैं उन स्टॉक्स को लेके छोड़ देता तो क्या होता। मतलब मैंने आफ्टर ऑल पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यूएशन और जो डॉलर्स के अंदर जो स्टॉक्स की बात थी, तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, बाइंग सेलिंग कर रहा था, गोल्ड के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहा था, 2008 में जो म्यूचुअल फंड लिया हुआ था, उन सब के अंदर मुझे 2x 3x फ़ायदा हो रहा होता। तो मुझे वहाँ पर मेरा लाइट बल्ब मोमेंट था। मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया है, मतलब मैंने 8 साल 10 साल ज़ाया किए हैं, जिस चीज़ को सिर्फ मैं छोड़ देता तो मेरा ये सिनारियो बनता। 2018 से फिर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए। पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फिर मैंने क्योंकि मैं दुबई में था तो मैंने यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। फिर कोविड आ गया, लेकिन मुझे क्योंकि लेसन मिल चुका था कि 10 साल पीछे मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर देख लिया था कि कुछ भी हो जाए, आपके स्टॉक्स, आपके जो ये जो कैपिटल मार्केट्स हैं, ये ऊपर जा रही होती हैं ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 10 साल 15 साल ये ऊपर जाएंगी। तो मैंने वो सोच लिया था कि यार वो पैसे लगाने जो 10-15 साल तक नहीं यूज़ करने। कोविड के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको जो डाउन साइड आया था उसके अंदर भी मैंने इन्वेस्ट किया। डर तो लग रहा था, बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हुई हैं और मेरा कन्विक्शन इंप्रूव होना शुरू हुआ, स्ट्रांग होना शुरू हुआ। और अभी भी मैं सबको बोलता हूँ भाई ये माइंड गेम है। आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करना है। स्टार्ट ऐसे करना है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, थोड़े पैसों से स्टार्ट करें, पूरा साल गुजारें। आप ये नहीं कर सकते कि आज अपने सारे पैसे लगा दें, पूरा साल गुजारें। उसमें इतने सारे आपके माइलस्टोन्स आते हैं, आपके डिविडेंड्स आते हैं, आपको पता चलता है कि डिविडेंड कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपके सिर्फ स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होने से पैसे नहीं बन रहे होते, आपके डिविडेंड्स भी पैसे बना रहे होते हैं। फिक्स इनकम किस तरह से चल रही होती है, गोल्ड में कब पैसे कितने डालने हैं, ये सारी चीज़ें आपको जब ही आएंगी जब आप खुद इन्वेस्ट करेंगे। और उसका तरीका ये है कि आप थोड़े पैसों से स्टार्ट करें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टेबल अमाउंट है तो आप आई वुड से कि पहले साल के अंदर आप 2-3 लाख 4 लाख से स्टार्ट करें, इससे ज़्यादा ना करें, ताकि आपको जब नीचे भी जाएगी ना कोई चीज़ तो आपको उसमें डर नहीं लगेगा, फिर आप उसमें और डाल सकते हैं, डबल डाउन कर सकते हैं। सो बट अगेन इट टेक्स टाइम। ये माइंडसेट का गेम है, इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज बहुत कम यूज़ होती है। असल चीज़ माइंडसेट का गेम है, क्योंकि स्टॉक्स कौन से पिक करना है ये आपको पता ही नहीं करना है कि कौन से स्टॉक्स पिक करना है। आप ईटीएफ पे काम कर सकते हैं, आप रीट्स पे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं। आपको बस मेक श्योर करना है कि क्वालिटी चीज़ पकड़ें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें और कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करते रहें। डबल करने की कोशिश ना करें, डबल पैसे नहीं होते। डबल करने के लिए आपको अपनी एक्टिव इनकम के ऊपर जोर देना है। और एक्टिव इनकम जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें ये सारी की सारी पैसिव है। आपको अपनी एक्टिव इनकम के अंदर आपका बिजनेस हो गया, आपकी जॉब हो गई, इसके थ्रू आप पैसे बनाते हैं। उन पैसों को आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। सो ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स देन अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगा। लास्ट ईयर से हम जब ये टैरिफ का सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो हमारे एक दोस्त होते हैं, शायद आप में से कोई जानता हो, एजाज पराचा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, टेलीकॉम से ही उनका ताल्लुक़ है। तो वो भी काफ़ी इन्वेस्टेड हैं इन चीज़ों के अंदर, खासकर स्टॉक्स वगैरह के अंदर। तो हमने कहा कि यार ये इनके साथ फिर हम ज़रा शुरू करते हैं। तो मेरे बेटे ने फिर इनके साथ शुरू किया था और उसने उस वक्त इन्वेस्ट किया था जब ये इसने टैरिफ स्टार्ट किया ना, टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी लास्ट ईयर उसके अंदर। तो अब उसका पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 20% तक ऊपर चला गया था, क्योंकि उसने डाउन मार्केट में स्टार्ट किया था। अब उसमें जो वो ऐप यूज़ करता है वो ईटोरो की ऐप यूज़ करता है, और उसमें उन्होंने ये एडवांटेज दिया हुआ है उसको कि वो उस जो एजाज है उसको फॉलो करता है, वो उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर ले। हाँ,
कॉपी ट्रेडिंग है ना। द कॉपी ट्रेडिंग में फायदा ये है कि आपने तो कुछ भी नहीं करना, जो वो करेगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। बस आपने करना ये है कि अपना फंड की वैल्यू इंक्रीज करते रहनी है। यानी अगर आपने 100 पाउंड लगाए थे तो आप 200 पाउंड कर दीजिए, 300 पाउंड कर दीजिए। तो उसमें ये कि वो जो इंटेलिजेंस यूज हो रही है, जो वर्किंग यूज हो रही है, जो एफर्ट यूज हो रही है, वो सारी की सारी एजाज की यूज हो रही है। इन्होंने सिर्फ वो कर दिया। तो मैंने अपनी बेगम को भी वहां लगा दिया उनके पीछे के, मैंने कहा एजाज को फॉलो करते रहो, बस तुम तो पैसे डालते हो इसके अंदर। और मेरी एजाज से बातचीत होती रहती है कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। So, आपको बेंचमार्क ये करना है कि आपके जो पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स हैं और जितने पैसे आपने डाले हैं वो अगर 20% है, तो अगर आप नॉर्मल ETF लेते, कोई SPUS लेते या VTI लेते या VOO लेते, उसने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक ETF लेना है और वही आपका काम कर देगा, आपको मल्टीपल स्टॉक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट अगेन इज समहाउ कम्स टू यू वंस यू स्टार्ट लर्निंग these things। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं। That is the most passive way to make money। आप हाँ, वो लेकिन उसमें ये कि हमें एडवांटेज ये हो रहा है कि अभी तक हम जो स्पेसिफिक जो है ना, ये जो आपके ETFs वगैरह हैं, इनको हमने कोई स्टडी नहीं किया है। तो हमें ये वाला टाइम पे एडवांटेज है, क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने सारी चीजें की हुई हैं, उसको आगे कर दो, पीछे कर दो, ये ले लो, वो ले लो। तो हमने कहा कि चलो हम तुमको फॉलो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनके साथ सेशन होते रहते हैं, हर महीने एक सेशन हम कर लेते हैं उनके साथ, क्या करना चाहिए क्या। तो अब उनकी लैंग्वेज हमें समझ आनी शुरू हुई है। अच्छा, पहले तो उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी, हम कहते थे ये क्या आधी बातें क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अब हमें सेंस बनाना उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की थी, उन्होंने कहा था देखें सारा गेम है टाइम इन द मार्केट का। जिस तरह अभी आप कह रहे थे ना 10 साल की बात कहते हैं जो टाइम इन द मार्केट है ना, वो सबसे कमाल चीज है यहाँ की। तो अगर आपने टाइम दे दिया इस मार्केट को तो ये पता नहीं कहां से कहां लेके चली जाएगी। लेकिन अगर आप वही शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और समझते हैं कि मैं ये उठा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या है कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, ओनली 1% 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे बनाते हैं। तो जो लोग बाइंग सेलिंग ज़्यादा करते हैं वो लोग ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर वो फीस भी दे रहे होते हैं, वो उसके अंदर गलत टाइम पे टाइमिंग नहीं कर सकते ना वो। जो आप कह रहे हैं ना टाइम इन द मार्केट, तो उसका फ्रेज ये है कि टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सो टाइमिंग नहीं करनी चाहिए। आप ये देखें कि कब नीचे है कब ऊपर है, आप उसको देखते रहेंगे तो वो उसमें टाइम ज़ाया होता है। क्योंकि हम लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, तो वो इस काम के अंदर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस सिंपल उसके अंदर जो है ना ऑटो इन्वेस्ट होना चाहिए कि एक टाइम पर आप इन्वेस्ट कर दें, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो। सो दैट इज द क्रक्स के टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। जैसे अब बिटकॉइन का है, तो बिटकॉइन का ही क्या हुआ है कि मंथ में एक सर्टेन अमाउंट जो है ना वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और छोड़ दिया, उसको देखते वेखते नहीं है। क्योंकि वो जो थोड़े से पैसे थे वो हमने वैसे ही उड़ा देने थे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो हमने कहा कि यार इसको कम से कम इस पे लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने उसको किया हुआ कि कंसिस्टेंट रहना जो है ना वो बहुत मैटर करता है एज कम्पेयर टू। इसमें एक चीज़ मैं छोटी सी और कर दूं कि एक तो मैं बिटकॉइन में ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, बट बिटकॉइन और गोल्ड दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ऑल्दो के कुछ लोग कहेंगे कि आप दोनों चीज़ों के अंदर डिविडेंड्स और इंटरेस्ट बना सकते हैं, बट नॉर्मली आप नहीं कर सकते, ना बिटकॉइन के थ्रू ना गोल्ड के थ्रू। कोई कैश फ्लो नहीं बनता है। कैश फ्लो बनता है आपका रियल एस्टेट की रेंटल प्रॉपर्टी से या लेट्स से स्टॉक्स के डिविडेंड से। इन दो चीज़ों से आपका पैसिवली कैश फ्लो बन रहा होता है। सो जो बात करते हैं ना आप लेट्स से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोई कैश फ्लो होना चाहिए, आपके हर महीने कुछ पैसे आना चाहिए। अगर वो पैसे आना शुरू होते तो गोल्ड से आपको कोई पैसे नहीं मिलते। गोल्ड से आपको लेट्स से उसकी प्राइस डबल भी हो जाएगी ना, तो आपको ये नहीं पता कि महीने में कितने पैसे मिल रहे हैं मुझको। सो वो एक जो माइंडसेट है ना आपका कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपकी जॉब के बाद आपको कोई और चीज़ चाहिए, सो वो आपको स्टॉक्स के डिविडेंड से मिलता है या लेट्स से रेंटल प्रॉपर्टीज के रेंट से मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वहां पर वेल्थ प्रिजर्व हो रही होती है गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर, बट जो आपके स्टॉक्स हैं वहां से वेल्थ ग्रो होती है और आपको कैश फ्लो भी मिलता है। नहीं बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट। और मेरे ख्याल में बड़ी 1.5 घंटा हो गया, आपको सोना भी होगा शेयरिंग मोटना भी होगा, इट्स गेटिंग वेरी लेट ओवर देयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मोहसिन भाई, इहाब, वली। आई थिंक दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत परेशान है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, जिन्होंने पैसे लगाए हुए मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, हो सकता है किसी ने 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ ली हुई हों और वो अक्सर परेशान हो कि यार मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज़ नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक दैट दिस पॉडकास्ट मस्ट हैव गिवन यू सम
ऑप्टिमिज्म के वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता. अगर आज ख़राब वक्त है तो ओवर टाइम वो वापस ठीक हो जाएगा. लेकिन इसमें जो की है वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है. आपका जो भी बिलीव है, जो कन्विक्शन है किसी भी एसेट क्लास के ऊपर, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो या बिटकॉइन हो, उस पर रहें और उसको DCA करते रहें. जो हमने बात की है कि DCA आपको जो है ना अपनी प्राइस को एवरेज करने में हेल्प आउट करता है ओवर टाइम. तो अगर आप वो करते रहेंगे तो होपफुली जब भी हालात बेहतर होंगे मार्केट ने ऊपर उठना है, और जब मार्केट ऊपर उठेगी तो आपकी जो लॉसेस हैं होपफुली वो कवर हो जाएंगे. तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं. कोई लास्ट थॉट आप में से कोई कहना चाहे बिफोर वी रैप अप? ना, इट्स वेरी नाइस सेशन और 1.5 घंटा हो गया पता भी नहीं चला. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. मेरे ख्याल से एक और होना चाहिए 1 हफ्ते के बाद और 10 दिन के बाद. खास इस पीरियड के अंदर जितनी भी ज्यादा हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सके लोगों के होपफुली साथ, जब हम करें तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं. क्योंकि वो ध्यान उसी वक्त आता है जब तकलीफ होती है. इस वक्त क्योंकि सब तकलीफ से गुजर रहे हैं तो सब ये देख रहे होंगे कि इस वक्त कि क्या ऐसी चीज मिल सकती है जिससे हमें फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी बातें जो हैं वो नुकसान की हो रही है, फायदे की कोई बात नहीं कर रहा. तो ये मेरे ख्याल से हमें इसको रिपीट करना चाहिए और हमें थोड़ा सा लोगों के साथ और शेयर करना चाहिए. मेरे लिए तो की टेक अवे ये है कि वली और यासीन जिन लोगों ने इतना टाइम अपना लगाया है इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के ऊपर, उनसे जो है आउटसोर्स कर देनी चाहिए अपनी सारी की सारी जो फाइनेंशियल जो आपने कहा ना वो आपने उनको फॉलो कर रहे हैं, और उसी तरीके से जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके साथ बस आप लग जाएं. बिकॉज इन लोगों को इंटरेस्ट था, इन लोगों ने उसमें टाइम स्पेंड किया, इन लोगों ने उससे वैल्यू गेन की और इतनी इंसाइटफुल बातें करते हैं. बिकॉज दे नो द एंटायर इकोसिस्टम, दे हैव डन एवरीथिंग, ऑल 360 गवाएं भी हैं, लगाए भी हैं, परसिस्टेंट भी रहे हैं, और इतनी उनके पास वो है. तो यू शुड हैव लाइक अ फंड दैट यू शुड मैनेज एटलीस्ट फॉर द फ्रेंड्स दैट यू हैव. वो उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है. यार तुम्हारे लाइसेंसेस ने तुम्हें मार दिया, 4 तो हो गए. बड़ा सीरियस लाइसेंस होता है वो, इतना आसान नहीं होता वो. बट एनीवेज आई कैन गाइड एनीवन. लाइक ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको अपने ऊपर कन्विक्शन हो जाएगा ना तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा. ये टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने साल लगता है, बट इट्स अ लॉन्ग गेम इन एनी केस. इट्स नॉट लाइक कि आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको लगाने ही लगाने हैं. तो थोड़ा सा उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना चाहिए. लेकिन जब तक लगाएंगे नहीं उस वक्त ध्यान जाएगा भी नहीं. हाँ, तो लगाना भी अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते. बिल्कुल. ऐसा ही. तो ठीक है, इसी पे खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. इंशाल्लाह हम दोबारा 1 या 2 वीक के बाद दोबारा से कनेक्ट करेंगे.